जब मैं पैदा हुआ मैं रोया नहीं। मिया सोचती है कि उसके पास एक बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा है। हर दिन माँ के दूध और फॉर्मूला के बीच मुझे सबसे ज्यादा छत को घूरना पसंद है। पहले मिया सोचती है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और चुपचाप है। उसे नहीं पता कि मैं क्यों खो जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे हमेशा बदलने के लिए कहता रहता है। एक बॉटल दूध पीने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरी एनर्जी बार पूरी भरी है, लेकिन फिर एक नया अलर्ट इंटरफेस पे चमकता है और मेरा ध्यान खींचता है। पहला एवोल्यूशन खुल गया है, कृपया एक एवोल्यूशन का रास्ता चुनें। 3 ऑप्शंस दिखते हैं, सब ठीक लगते हैं और मैं सोचने लगता हूँ। ऑप्शन 1, तेजी से बढ़ना। ये बढ़ने की रफ्तार को 10% बढ़ाता है, लेकिन ये मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। ऑप्शन 2 और 3 दोनों बेसिक ताकत बढ़ाते हैं और तुरंत फैसला करना मुश्किल है। कौन सा मेरे लिए बेहतर है? सिर्फ उनके नाम से ही पता चलता है कि वे 2 अलग रास्तों पर ले जाते हैं। 3 पूरे सेकंड तक सोचने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं एक कंटेंट ब्लॉगर था, जहाँ फॉलोअर्स हमेशा नए पोस्ट्स मांगते रहते थे। रोज सुबह 3 बजे तक जागना पड़ता था। जब तक मेरा शरीर थककर टूटने नहीं लगा, तब मुझे समझ आया कि एक मजबूत और सेहतमंद शरीर ही सब कुछ की बुनियाद है। तो मैं अपना दिमाग इंटरफेस पे लगाता हूँ और ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन का रास्ता चुनता हूँ। मेरी फिजिक की ताकत 2 हो जाती है और मैं तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस करता हूँ। मेरी सांस गहरी और ठीक हो जाती है, मेरा दिमाग तेज हो जाता है, नींद गायब हो जाती है और फिर मेरा पेट पहले से भी ज्यादा जोर से गुर्राता है। लेकिन जो चीज मुझे सच में हैरान करती है वह मेरी आंखों की रोशनी है। अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ। कमरे के उस पार एलसीडी स्क्रीन पर चल रही न्यूज। मैं आंखें फाड़कर स्क्रीन को घूरता हूँ और बिना सोचे अपनी छोटी मुट्ठी अपने मुंह में डाल लेता हूँ। मैं खुशी खुशी चबाता रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पूरा खो जाता हूँ, स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। मिया ने उसे बंद कर दिया है। वह मेरी गीली उंगलियां भी मेरे मुंह से निकाल देती है। वह हैरान है, 1 हफ्ते का बच्चा सच में टीवी कैसे देख सकता है। वह मुझे ध्यान से देखती है और देखती है कि मेरी आंखें अजीब तरह से चमकदार और चौकन्नी हैं। वह मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है। जाते हुए कहती है, बच्चों के लिए टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। अंदर से मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे देखना है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। मिया सोचती है कि मना करने पर मैं रोने लगूंगा, लेकिन मैं सिर्फ मुंह बनाता हूँ। खरुश होकर वह झुककर मेरे गाल पर एक बड़ा किस करती है। मैं अपना चेहरा घुमा लेता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता। 17 साल के दिमागी उम्र के साथ मैं इस तरह के प्यार से ज्यादा आरामदायक नहीं हूँ, लेकिन मिया मेरे मुंह घुमाने को हौसला समझती है और भी एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मी दूसरे गाल पर भी किस करे? और वह एक और किस करने लगती है। तभी मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलता हूँ और 2 बार रोने की आवाज निकालता हूँ, फिर चुप हो जाता हूँ और सब्र से इंतजार करता हूँ जब मिया फॉर्मूला बनाती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने और मिया ने अपना एक अलग सिस्टम बना लिया है। बिना आंसू के रोना मतलब मैं भूखा हूँ। अगर मुझे डायपर बदलना हो तो मैं रोते हुए अपना डायपर खींचता हूँ। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतनी साफ साफ बता सके, सबको बहुत सारी उलझन से बचाता है और माँ के लिए जिंदगी बहुत आसान बना देता है। मिया फॉर्मूला हिलाती है और चैन की सांस लेती है। काश कोको को पालना भी इतना आसान होता। उस नाम को सुनकर मेरा गाल फड़कता है और मेरा चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। मिया मुस्कुराते हुए बॉटल मेरे हाथों में देती है। अच्छा मेरे छोटे, अपनी बहन का नाम सुनकर ऐसा चेहरा क्यों बनाया? मैं कुछ नहीं कहता और निपल पकड़ लेता हूँ। थोड़ी देर में बॉटल खाली हो जाती है, लेकिन मुझे अभी भी तसल्ली नहीं होती। मैं अपने मुंह पर थपकी मारता हूँ और एक और बार रोता हूँ। सिर्फ एक बार में दूसरी बॉटल खत्म करने के बाद मैं दूध वाली डकार लेता हूँ, क्योंकि मेरी भूख बढ़ती जा रही है। एनर्जी बार हर दिन 2% बढ़ती है। इस रफ्तार से मैं 1 महीने के अंदर अपना दूसरा एवोल्यूशन कर लूंगा। तभी 7 या 8 साल की एक लड़की उछलती हुई दरवाजे से अंदर आती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पूरी सिकुड़ी हुई है, उसकी सफेद घुटने तक की सॉक्स मिट्टी से भरी हैं और उसने छोटे लाल चमड़े के जूते पहने हैं जो हर कदम पर फर्श पर जोर से आवाज करते हैं। मिया उसे एक नजर देखती है और घूरती है। इस बार किस क्लासमेट से लड़ी तुम? लड़की गर्व से अपनी ठोड़ी ऊपर करती है। मैं सुधर रही हूँ, आज मैंने 2 से लड़ाई की। मिया किचन में वापस काम करने लगती है। पूरे समय अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको गुस्से से मुंह बनाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कमरे में घूमती रहती हैं। फिर वह मुझे देखती है जो उसे घूर रहा हूँ। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी मुस्कान है जिसमें थोड़ा मजाक है। एक छोटी हंसी हंसती है, अपने छोटे दांत दिखाती है, फिर मेरी तरफ मुट्ठी हिलाती है, साफ चेतावनी के पीछे हट जाओ। तभी मार्कस अंदर आता है। वह मुझे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन मिया उस पर सिगरेट की बू से नाक सिकोड़ती है। कोई और रास्ता न होने पर वह अपनी आस्तीन ऊपर करता है और मदद करने किचन में चला जाता है। थोड़ी देर में पूरा परिवार रात के खाने के लिए साथ बैठता है। खाने के बीच में मार्कस फ्रिज खोलता है, फ्रीजर में हाथ डालता है, कुछ छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी लगती हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बिल्लियों के लिए ट्रीट्स हैं, लेकिन मार्कस एक मिया के बोल में, कोको के बोल में, बिल्ली की प्लेट में और अपने में डालता है, हर एक को एक पीस। कोको गुस्से में अपनी चॉपस्टिक्स पटकती है। मैं ये नहीं खाऊंगी, इसका स्वाद बहुत खराब है। तुम्हें यह हफ्ते में एक बार मिलता है और तुम शिकायत कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके बिना वह लड़ाइयाँ जीत सकती हो? कोको एक पल के लिए रुक जाती है, मार्कस की बात सुनती है।
वह अपनी नाक सिकोड़ती है, उलझी हुई। वह अपनी आंखें बंद करती है और उसे जबरदस्ती खा लेती है। मैं जानने के लिए बेचैन हूँ कि वह कैंडी जैसी चीज असल में क्या है। बाद में जब मैं मार्कस और मिया को बात करते सुनता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि इसे क्रिस्टल बी जेली कहते हैं। वह ऐसे शब्द बोलते हैं जो मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आते, और मैं अपने चेहरे पर हैरानी छुपाने के लिए अपनी बोतल ऊपर उठाता हूँ। ये दुनिया, लगता है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा राज छुपा रखी है। 1 महीना गुजर जाता है। मैंने देखा कि एनर्जी बार पूरी भर गई है और मेरा दूसरा एवोल्यूशन शुरू हो गया है। फिर से ऑप्शंस। इस बार मैं साइफॉर्म एवोल्यूशन का रास्ता चुनता हूँ। जैसे ही मेरी दिमागी ताकत 1 पॉइंट बढ़ती है, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे आसपास समय धीमा हो गया है, और ज्यादा ठीक से कहूँ तो मेरी अपनी सोच अचानक तेज हो गई है। पिछले पूरे 1 महीने की यादें मेरे दिमाग में बहुत तेज रफ्तार से चमकती हैं। मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बदला है जब मिया मुझे उठाती है और मुझे जमीन पर रखती है जहाँ एक बड़ा लाल कपड़ा बिछा है। कपड़े पर हर तरह की छोटी चीजें रखी हैं। रिवाज के मुताबिक बच्चे के पहले महीने में ग्रैब सेरेमोनी होती है। बच्चा जिस चीज को पकड़ता है, उससे उसके भविष्य के काम का पता चलता है। मैं कपड़े पर घुटने टेकता हूँ, कुछ भी पकड़ने और इसे खत्म करने के लिए तैयार। तभी अचानक सिस्टम इंटरफेस, एक नया मॉड्यूल क्लास इंटरफेस शुरू करता है। जैसे ही मैं कपड़े पर रखी चीजों को वापस देखता हूँ, हर एक के ऊपर एक करियर का नाम तैरता है। पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस इसे कंटेंट ब्लॉगर बताता है। कम वेतन, बर्नआउट से मरने का ज्यादा खतरा, फॉलोअर्स से हमेशा अपडेट्स की मांग। मैंने कीबोर्ड को दूर धकेल दिया और बाकी कपड़े को देखता हूँ। ऑप्शंस हर जगह हैं, कुछ बहुत खतरनाक हैं। मैं एक छोर से दूसरे तक रेंगता हूँ, ढूंढते हुए, जब तक मेरी आंखें 3 चीजों पर नहीं रुकती। स्नाइपर, एक्सप्लोरर, स्ट्राइकर। जैसे ही ये 3 क्लासेस मेरे दिमाग में आती हैं, मैं अपने ह्यूमन बीस्ट एवोल्यूशन के रास्ते के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ स्ट्राइकर बनकर और लड़ाई की कला में माहिर होकर क्या मैं अपनी फिजिक की ताकत का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ? तो मैं चारों हाथ पैरों से बॉक्सिंग ग्लव की तरफ बढ़ता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। एक चमकदार मुस्कान देता हूँ। क्लास इंटरफेस दिखता है। प्राइमरी क्लास, स्ट्राइकर लोडेड। क्लास इंटरफेस अभी खाली है, लेकिन अंदर से मैं उत्साह से भरा हूँ। अब तक मेरा इवोल्यूशन का एक ही तरीका था, बहुत ज्यादा खाना खाना। लेकिन मैं इस बात से बंधा हूँ कि एक बच्चे का पेट कितना खा सकता है, जिसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा हर महीने एक एवोल्यूशन। अब क्लास इंटरफेस के साथ मैं इसके ऊपर स्किल्स भी सीख सकता हूँ, एक ही समय में इवॉल्व करना और मेहनत करना। ये सोच ही मुझे मुस्कुरा देती है। सेरेमोनी के बाद मैं क्लास स्किल्स कैसे हासिल करूँ, ये सोचने लगता हूँ। स्ट्राइकर ट्रेनिंग तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं ठीक से दौड़ और कूद नहीं सकता। क्लास इंटरफेस में जो बर्स्ट और एजिलिटी कोएफिशिएंट्स दिए हैं, वह शायद तभी काम करेंगे जब एक मजबूत फिजिक की बुनियाद हो। उन्हें काम करने के लिए वह बुनियाद चाहिए। वैसे भी अभी सबसे पहली चीज मेरी फिजिक को बढ़ाना है, तो अगले 1 महीने के लिए मैं पूरी तरह दूध पीने में लग जाता हूँ। हर दिन या तो माँ का दूध या बॉटल के बाद बॉटल फॉर्मूला। जल्दी ही, जैसे ही एनर्जी बार बढ़ती रहती है, मैं अपना तीसरा एवोल्यूशन करता हूँ। इस बार मैं बिना सोचे ह्यूमन बीस्ट चुनता हूँ। एक बार जब मेरी फिजिक काफी मजबूत हो जाती है, एक बच्चे का शरीर एक शेर की ताकत रखेगा, अपनी रक्षा करने में सक्षम और धोखा देने वाला, मासूम दिखने वाला। कोई नहीं सोचेगा कि एक बच्चा जो अभी भी डायपर में है, असल में एक स्ट्राइकर है। मेरी फिजिक की ताकत अब 3 पर है। मुझे अपने पैरों में कच्ची ताकत महसूस होती है। मैं दोनों हाथ पालने की रेलिंग पर रखता हूँ और धीरे धीरे खुद को सीधा खड़ा करता हूँ। मिया ठीक उसी पल बेडरूम में आती है। ओह मेरे भगवान, बच्चा खुद से खड़ा हो गया। वह हैरानी से खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका 2 महीने का बच्चा पहले ही खड़ा होना सीख गया है। कितना होशियार। वह खुश होती है, मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, कहीं मैं गिर न जाऊं। मिया वहां थी मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने और जोर लगाया। वह बड़ा फैमिली बेड मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। मैंने बिना हाथ लगाए सिर्फ पैरों से खड़ा होने की कोशिश की। मुश्किल से 12 बार गिरने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया। थोड़ा लड़खड़ा रहा था, पर खड़ा था। जब मेरा बैलेंस बन गया तो मैंने 1 कदम चलने की कोशिश की। पहले तो मैं उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। हर कदम गिरने पर खत्म होता था, लेकिन हर बार जब मैं मैट्रेस पर गिरता तो पूरी एनर्जी के साथ वापस उठ जाता। मिया बगल से देख रही थी, और जब मैं कोशिश करता तो वह प्यार से मुस्कुराती। मैं पूरे आधे घंटे तक यह करता रहा, जब तक थकान नहीं हो गई। जब मेरा स्टेटस 45% हो गया तो मैं मैट्रेस पर गिर गया और कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गया। तीसरी एवोल्यूशन से मेरी आवाज की नलियां लगभग पूरी तरह डेवलप हो गई हैं। मैं अब आखिरकार बोलना सीख सकता था। ये क्या है बेबी? लॉयर। सही कहा। कितना स्मार्ट है। उसने मुझे किसी टेस्ट के लिए नहीं ले जाया, लेकिन मुझे इतनी जल्दी सब कुछ सीखते देखकर उसे पक्का यकीन हो गया था कि उसके पास एक जीनियस बच्चा है। मुझे पालना उसके लिए आसान भी था और बहुत खुशी देने वाला भी। ये सोच उसे अंदर ही अंदर खुश कर देती थी। उसे पता नहीं था जब वह मुझे स्टडी रूम में लाई, मैं उससे भी ज्यादा खुश था। बाहर की दुनिया तक मेरी पहुंच कम थी। खुद से पढ़ना ही एक तरीका था जिससे मैं अभी क्लास स्किल्स पे काम कर सकता था, लेकिन फोन्स तक मेरी पहुंच, कंप्यूटर्स और टीवी पर मिया का पूरा कंट्रोल था। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन था स्टडी रूम में कोई सही किताब ढूंढना और उससे खुद को सिखाना। मैं स्टडी रूम में खड़ा होकर अपनी बड़ी और ध्यान से देखने वाली आंखों से शेल्फ्स को देखता हूँ। आखिरकार मुझे एक किताब दिखी जो सही लग रही थी।
मैंने कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल की तरफ इशारा किया और धीरे से एक एक शब्द बोलते हुए कहा, किताब, किताब चाहिए। क्या तुम्हें यह किताब चाहिए? मिया को कोई आइडिया नहीं था कि उसका बेटा कॉम्बैट मैनुअल क्यों चाहता है। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए वह किताब मुझे दे दी। मैं उसे लिया और खोल दिया। पूरे ध्यान से पढ़ने लगा। फंडामेंटल्स और टेक्निक ब्रेकडाउन्स को पढ़ते हुए मुझे उस मटेरियल की समझ आने लगी। डायग्राम्स कॉपी करने लायक लग रहे थे। मैंने खुद को हाँ कहा और उसे ट्राई करने का फैसला किया। हर पंच जो मैं मारता, मैं मैनुअल पर वापस जाता और डिटेल्स ठीक करता। आधे घंटे तक यह सब करने के बाद क्लास इंटरफेस में आखिरकार एक बदलाव दिखा। सिर्फ एक पॉइंट बेसिक फिस्ट टेक्निक एक्सपीरियंस का। लेकिन मैं बहुत खुश था। इससे कंफर्म हो गया कि खुद से सीखना काम करता है। मैं एक्साइटमेंट में पागल होकर पंचेस मारता रहा जब तक मेरा स्टेटस 35% नहीं हो गया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और मैं बेड पर गिर गया। कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गया। जब भूख ने मुझे वापस जगाया तो रात के 10 बज चुके थे। आज बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने दूध की 3 पूरी बॉटल्स पी ली। इससे पहले कि मैं आखिरकार एक संतुष्ट डकार लेता, पहले तो मिया मेरी इतनी ज्यादा भूख को एक अच्छा संकेत मानती थी। एक सेहतमंद बच्चा अच्छा खाता है। जब फॉर्मूला का एक टीन 2 दिन से भी कम में खत्म हो गया तो उसे घर के खर्चे की चिंता होने लगी। दोनों के पब्लिक स्कूल टीचर्स होने और अच्छी इनकम होने के बावजूद उन पर बोझ पड़ने लगा था। मैंने मिया को किचन में खुद से बड़बड़ाते हुए सुना। वह कह रही थी कि वह वापस स्कूल जाकर पढ़ाएगी ताकि एक्स्ट्रा क्लास आवर्स से ज्यादा पैसे कमा सके और फाइनेंशियल प्रेशर कम हो। मैंने ना समझने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं हिसाब लगा रहा था। जैसे जैसे मैं इवॉल्व होता जाऊंगा, मेरा खाना पीना और बढ़ता जाएगा। क्या होगा जब फैमिली मेरा खर्चा नहीं उठा पाएगी? मुझे और पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। माना कि 3 महीने से कम के बच्चे के लिए घर के खर्चों के बारे में सोचना थोड़ा जल्दी है। मैं अभी इस बात को छोड़ देता हूँ। हो सकता है अगले महीने स्कूल जाने से कुछ आइडियाज मिल जाएं। अगली शाम पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा हुआ। मार्कस अच्छी खबर लाया। स्कूल ने उसे एडवांस्ड क्लास पढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। इस पोजीशन के साथ उसकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी और उसके करियर के मौके भी। मार्कस ने टेबल पर एक बियर खोली और मुस्कुराते हुए पी। यह सच में सबके लिए अच्छी खबर थी। फिर मिया ने अनाउंस किया कि वह जल्दी स्कूल वापस जा रही है, घर पर फाइनेंशियल प्रेशर कम करने में मदद करने के लिए। मिया ने जो घर के खर्चों का रिकॉर्ड रखा था, उसे देखने के बाद मार्कस ने न चाहते हुए भी हाँ कर दी। फिर उसने कहा, मैं जियोलॉजिकल सर्वे ब्यूरो में भी एक एप्लीकेशन दूंगा। देखता हूँ अगर मैं इतना लकी हुआ कि मुझे एको रेल्म में जाने का एक और पास मिल जाए। एको रेल्म पास। यह दूसरी बार था जब मैंने यह शब्द सुने थे। 3 महीने के बच्चे की इंस्टिंक्ट्स के साथ मुझे लगा कि यह कोई बहुत खतरनाक जगह है। कोको उदास चेहरे के साथ बैठी थी, बड़ों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी समझ में आया कि उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खाता है और इसलिए उसे अब पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। उसने अपना सर ऊपर किया और मुझे घूरा। इतना दूध पीने का क्या फायदा? तुम तो उसे पेशाब में निकाल देते हो। कभी पानी पीने के बारे में सुना है? मैं ना समझने का नाटक करता हूँ और उस पर सबसे खाली मुस्कान के साथ चमकता हूँ जो मैं दे सकता था। फिर मैंने अपने मुंह के कोने से लार पूंछी, और तुम्हें उसकी बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई? मिया ने कोको को गुस्से से देखा। तुम हर मील में सिर्फ मीट से अपनी प्लेट भर लेती हो। मैं तुम्हें कहती रहती हूँ कि सब्जियां भी खाओ और तुम कभी नहीं सुनती। मुझे ताकत के लिए मीट चाहिए। मैं 2 क्लासमेट्स को और कैसे हराऊंगा? एक पल के लिए पूरी टेबल पर शोर मच गया और किसी तरह इस शोर ने डिनर को और गर्म बना दिया। 1 हफ्ते तक बेसिक्स की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आखिरकार असली कॉम्बैट ट्रेनिंग का पहला स्वाद मिला। मेरा स्पारिंग पार्टनर फैमिली की बिल्ली पंपकिन थी। जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी, पंपकिन बगल से देख रही थी। हैरानी की बात है, जब से मेरी दूसरी एवोल्यूशन ने 1 पॉइंट इंटेलिजेंस का बढ़ाया था, मुझे लगता था कि मैं बिल्ली की मियाओ में क्या कह रही है वो समझ सकता हूँ। पंपकिन ने मुझे कुछ बार मियाओ किया। मैं पूरी तरह समझ गया कि वह स्पार करना चाहती है। मैं पोजीशन में आ गया। पंपकिन मेरे सामने सीधी खड़ी हो गई, मुझे घूरते हुए। एक लड़का, एक बिल्ली, साइज में एक जैसे, वजन में बराबर। मेरी आंखों में लड़ने का जज्बा जल रहा था। अगली सेकंड पंपकिन ने छलांग लगाई, सीधा मेरी तरफ आते हुए। मैं अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह पाया और सीधा पीठ के बल गिर गया। पंपकिन मेरे ऊपर खड़ी थी। उसके दोनों अगले पंजे मेरी छाती पर दब रहे थे। हम एक दूसरे को घूर रहे थे। अजीब सा माहौल दोनों तरफ था। पंपकिन ने एक मियाओ की। ट्रांसलेशन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? क्या तुम खरुद को बचा भी सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्ट्राइकर के रूप में मेरी पहली लड़ाई टोटल नॉकआउट में खत्म होगी। उसके बाद मैंने और भी ज्यादा ध्यान से ट्रेनिंग में खरुद को झोंक दिया, जब तक मेरी चौथी एवोल्यूशन ने मेरे फिजिक को फिर से बढ़ाया। मैं अब साफ हुक्स मार सकता था और सही फुटवर्क के साथ स्मूथ कॉम्बोज बना सकता था। मैंने स्किल पैनल को फिर से चेक किया। सिर्फ 6 महीने के बच्चे के लिए मैं सच में अपनी प्रोग्रेस से खुश था। इस रफ्तार से मैं 1 साल का होने से पहले लेवल 1 स्ट्राइकर बन जाऊंगा। अगर मैं आज फिस्ट टेक्निक EXP को 100 तक पहुंचा दूं, स्किल लेवल अप होने पर रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। मैं उसके लिए एक्साइटेड था। जिस पल मैंने बेसिक फिस्ट टेक्निक को लेवल 1 पर पहुंचाया, क्लास इंटरफेस पर तुरंत एक रिवॉर्ड नोटिफिकेशन आ गया। 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैंने बिना सोचे समझे वह तीनों फिजिक में डाल दिए। बाहर से मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा ही लंबा दिखता था, लेकिन कपड़ों के नीचे मेरा शरीर सच में बना हुआ था। इतना खाने की वजह से मेरा बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा था।
और रोज की तेज ट्रेनिंग से भी सिक्स पैक नहीं बने थे, लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी थी उसमें पहले से ही एक इंसानी जानवर जैसा एहसास था। मैं अब दोनों एवोल्यूशन पाथ्स की प्रोग्रेस देख सकता था। 11.05 के फिजिक्स स्टैट के साथ मुझे लगा कि 30% तक पहुंचने से जुवेनाइल ह्यूमन बीस्ट स्टेज अनलॉक हो जाएगा। आज की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं चुपचाप स्टडी रूम के दरवाजे पर गया और मिया को ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए सुना। बाय द वे, वह एक क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ा रही थी जिसका नाम पीच ब्लॉसम स्प्रिंग था। उसने टेक्स्ट को पढ़ना खत्म कर दिया था और अब उसके पीछे की कहानी बता रही थी। बसंत की हवा आड़ू के बगीचे से गुजर रही है, सब कुछ शांति में है। पीच ब्लॉसम स्प्रिंग पुराने जमाने में वॉइड में जाने के कुछ गिने चुने रास्तों में से एक था। उसकी असली जगह धरती पर नहीं है, वह कहीं बहुत दूर है जहां हम सोच भी नहीं सकते। वह आड़ू के बगीचे से एक अलग दुनिया के पुल के जरिए जुड़ा हुआ था। पुराने लोग वापस क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि उन्होंने अभी तक उस अलग दुनिया के पुल को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। आज नेशनल वॉइड एंट्रेंस नंबर 3 के जरिए कोई भी आसानी से पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा सकता है। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपचाप सुनता हूँ तो यह है वॉइड, लेकिन एको रेल्म असल में क्या है? डिनर के बाद मार्कस ने मुझे और साफ जवाब दिया। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त और जगह सब कुछ गड़बड़ है। एक कदम आगे बढ़ने से तुम पूरी तरह किसी और दुनिया में पहुंच सकते हो। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए खड़े रहो और बाहर 100 साल गुजर चुके होंगे। एको रेल्म वॉइड के अंदर एक खास चीज है। ये वक्त और जगह के एक खास हिस्से की कॉपी है। मानो तुमने घर पर एक दिन बिताया तो वॉइड उस दिन को कई बार कॉपी कर देता है। कॉपी सिर्फ एक कॉपी है, लेकिन उसमें सब कुछ असली है। बाहर के लोग एको रेल्म्स में रास्तों से घुसते हैं ताकि रिसोर्सेज जमा कर सकें। सीधे शब्दों में यह एक गेम में डंजन चलाने जैसा है। मार्कस ने बात खत्म की और देखा कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में यह सब समझ आया? मैंने गंभीरता से सर हिलाया, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा चेहरा रुक गया। डैड, क्या होगा अगर हम ही कॉपी हैं? मार्कस सच में हैरान दिखा। उसके बेटे को न सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझ आया, बल्कि वह खुद ही बातों को जोड़ रहा था। मार्कस हंसा और समझाया, कॉपी की हुई जिंदगियां जैसे ही अपने एको रेल्म से बाहर निकलती हैं, वह खत्म हो जाती हैं। हमारी दुनिया के लोग वॉइड में आजादी से घूम सकते हैं, तो हम कॉपीज नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद मार्कस ने देखा कि मैंने अपनी रोज की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उसने मुझे कुछ देर पहले भी देखा था, कॉम्बैट मैनुअल पढ़ते हुए। जैसे जैसे मैं पढ़ता, मूव्स कॉपी करता, हर टेक्निक पर खुद से काम करता। लेकिन आज जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, जो कॉम्बिनेशन मैं कर रहा था, उसने मार्कस को वहीं रोक दिया। वह वापस मुड़ा और अपनी आंखें मुझ पर गाड़ दी। डैड, क्या हुआ? मैंने उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन देखा और ट्रेनिंग रोककर पूछा। कुछ नहीं, मार्कस ने कहा। उसकी मुस्कान थोड़ी रूखी थी। तुम टेक्निक्स बहुत जल्दी सीख रहे हो। फिर उसने सर हिलाया जैसे कोई फैसला कर रहा हो। कल से जब तुम्हारी बहन स्कूल से वापस आएगी तो मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेन करूंगा। मैं बहुत खुश था। आखिर मार्कस एक पीई टीचर था। कोको दूसरी तरफ उतनी एक्साइटेड नहीं दिखी। अगली शाम मार्कस ने कोको को फिटनेस रूटीन शुरू करवाया। फिर उसने अपना ध्यान मेरी कॉम्बैट टेक्निक को गाइड करने पर लगाया। यह देखकर कि मेरा फिस्ट वर्क पहले ही बेसिक्स से आगे निकल चुका है। उसने मुझे फंडामेंटल किक्स सिखाए। उसने हर मूव को स्टेप बाय स्टेप समझाया। मैं कॉपी करते हुए मूव बाय मूव उसके साथ चलता रहा। लगातार डिटेल्स को ठीक करता रहा। धीरे धीरे यह नेचुरल लगने लगा। फिर मेरे सामने एक नया इंटरफेस नोटिफिकेशन दिखा। मैं एक पल के लिए हैरान होकर पलक झपकाया। फिर एक पूरी एक्साइटमेंट की लहर मुझ पर छा गई। आखिरी इंटरफेस मॉड्यूल आखिरकार अनलॉक हो गया था। मैंने तुरंत मिरर मोड एक्टिवेट किया उसे टेस्ट करने के लिए। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और मेरी नजर एक पल में तेज हो गई। मेरी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरा जैसी हो गईं। मार्कस जो भी मूव दिखाता है, मैं उसके हर डिटेल को ध्यान से देखता हूँ, कॉपी करता हूँ और ठीक करता हूँ। हर बार प्रैक्टिस करने से मेरी टेक्निक और साफ होती जाती है। मार्कस को लगने लगता है कि उसके बेटे में कुछ अलग है। कुछ देर पहले तक उसके बेटे को सुधार की जरूरत थी, इसलिए उसे करना पड़ा। छोटे मोटे बदलाव यहाँ वहाँ। अब अचानक हर एक मूव बिल्कुल सही है। अपने बहुत ही खास बेटे को देखते हुए मार्कस ने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। जब उसने और मिया ने दूसरा बच्चा करने का सोचा था, उन्होंने बस एक शांत बच्चे की उम्मीद की थी, कोको जैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन उसकी जगह उन्हें एक प्रतिभाशाली बच्चा मिला। 1 महीने में ही उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। रेंगना, खड़ा होना, चलना, सब कुछ उसने खुद ही किया। 2 महीने में ही वह बोलने लगा था। 3 महीने तक वह दौड़ने, कूदने और खुद ही लड़ने की टेक्निक्स सीखने लगा था। मार्कस ने नेशनल प्रोडिजी डेवलपमेंट एक्ट के बारे में देखा और पेरेंट्स को मिलने वाला 10 मिलियन युआन का सपोर्ट ग्रांट ले लिया। उसका दिमाग चलने लगता है। जब मुझे पता चलता है कि प्रोडिजी माने जाने पर 10 मिलियन का ग्रांट मिलता है, तो मैंने मार्कस को तुरंत मेरा नाम लिखवाने के लिए कहा। हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की, लेकिन आखिर में, क्योंकि मैं मिनिमम एज रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंचा था, जो कि 2 साल थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। मार्कस मुझे इसके बारे में टेंशन ना लेने को कहता है। एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो ठीक है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने मार्कस से 5 टेराबाइट्स का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करवाया और अपने दिन घर पर मिरर मोड में पूरी ताकत से EXP ग्राइंड करते हुए बिताए। यह सब उस 10 मिलियन के ग्रांट के लिए। उस शाम वीकली सप्लीमेंट का टाइम आ गया।
मिया ने फ्रिज से क्रिस्टल बी जेली के 4 टुकड़े निकाले। जैसे ही वह उन्हें देने लगी, मैं बोला, माँ, क्या मैं भी थोड़ा ले सकता हूँ? शायद इसलिए कि मेरे सारे दांत आ चुके थे और मैं मछली और मीट ठीक से खा रहा था। मिया ने मुझे अपना एक टुकड़ा दिया। ये चीज सच में उतनी ही खराब थी जितना कोको ने बताया था। मिया ने एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे गर्म पानी में घोला, और जो खुशबू उठी वह बिल्कुल ही अलग थी। लेकिन एवोल्यूशन के लिए मैंने खुद को तैयार किया, चेहरा पक्का किया, सांस रोकी। मैंने इसे कड़वी दवा के शॉट की तरह पी लिया। जब यह पूरा अंदर चला गया तभी मैंने दोबारा सांस लेने की हिम्मत की। पहले तो कीड़े की बदबू मेरे मुंह में फैल गई और मुझे उल्टी आने लगी। फिर एक गर्मी की लहर मेरे गले से नीचे उतरी और यह बहुत अच्छा लगा। इंटरफेस ने मुझे एनर्जी बार बढ़ने की जानकारी दी और वह नंबर देखकर मैं हैरान रह गया। क्रिस्टल बी जेली का एक पूरा टुकड़ा 10 ग्राम का होता है। मैंने 1 ग्राम से भी कम लिया था और एनर्जी बार 2% बढ़ गया। 1 ग्राम पूरे 1 दिन के फॉर्मूला के बराबर था। वॉइड से आया हुआ खाना सच में कुछ अलग ही है। अगले 2 हफ्तों तक मैंने पूरा ध्यान किक्स और फुटवर्क पर दिया। पूरे समय मिरर मोड चलता रहा। मेरी किक टेक्निक और फुटवर्क दोनों लेवल 1 तक बढ़ गए। इन दोनों लेवल अप से मुझे कुल 6 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। इस बार मैंने उन सबको फिजिक में नहीं डाला। टैलेंट इंटरफेस में मिरर मोड के नोट को देखते हुए उसमें लिखा था कि बेहतर मिररिंग रिजल्ट्स के लिए मेंटल पावर बढ़ानी होगी। तो मैंने इंटरफेस खोला और सारे 6 पॉइंट्स मेंटल में डाल दिए। एहसास तुरंत हुआ जैसे मेरे सर पर बर्फ का पानी डाल दिया हो, हड्डियों तक ठंडा। मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई, मेरे माथे की नसें उभरने लगी। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे फट रहा हो। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पूरी दुनिया और तेज दिखने लगी। मैंने टेस्ट की तरह मिरर मोड एक्टिवेट किया। मैंने मास्टर जिंजर की मियाऊ की आवाज की नकल करना शुरू किया। मास्टर जिंजर ने अपना सर झुकाया। मैंने तुरंत उस आवाज की नकल की। उसका मोटा चेहरा लटक गया। उसके चेहरे पर सब कुछ दिख रहा था। ये 2 पैरों वाला जीव मेरी आवाजों की नकल कर रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह मुड़ा और चला गया। लेकिन तभी मेरे इंटरफेस में एक टेक्स्ट की लाइन दिखी। मिरर मोड एक्टिवेट करने और मास्टर जिंजर की कुछ आवाजों की नकल करने के बाद मैंने किसी तरह बिल्ली की भाषा अनलॉक कर ली थी। मास्टर जिंजर के साथ आधे घंटे की बातचीत के बाद बीस्ट स्टंग फिलाइन स्किल को 2 EXP पॉइंट्स मिले। परेशानी ये है कि मास्टर जिंजर एक अच्छा टीचर नहीं है। वह बार बार वही कुछ फ्रेजेस दोहराता रहता है, बिल्कुल भी उत्साह के बिना। सोचता हूँ अगर मैं बेसिक PSI फॉर्म को पूरी तरह से इवॉल्व कर लूँ तो क्या मुझे सीधे थॉट्स भेजने की एबिलिटी मिल जाएगी अपनी डेली ट्रेनिंग के साथ। अब मेरा एक नया शौक है, बिल्लियों से बातें करना। समय तेजी से गुजरता है और गर्मियां आ रही हैं। स्प्रिंग फ्लू का प्रकोप कम हो गया है। हर जगह के पेरेंट्स ने चैन की सांस ली। जिन दिनों मिया की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती वह मुझे स्ट्रोलर में बैठाकर नेबरहुड में घुमाती है। उसकी उम्मीद है कि मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ थोड़ा सोशल टाइम बिताऊंगा। हर दिन घर पर बिल्लियों से बातें करने की बजाय वह अब चिंता करने लगी है। मैं स्ट्रोलर में बैठा हूँ और चुपचाप दूसरे बच्चों को उनके स्ट्रोलर्स में देखता हूँ। तभी एक छोटी लड़की अचानक रोने लगती है। एक लड़का भी उसके पीछे उतनी ही जोर से रोने लगता है। जो भी वजह हो, मुझे वह बहुत शोर शराबा करने वाले लगते हैं। कुछ माओ ने मुझे चुपचाप बैठे हुए देखा, न रोता हुआ, न परेशान होता हुआ, न ही अपनी उंगलियां चबाता हुआ। वह मिया की तारीफ करती हैं। तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा है, कितना समझदार है। अगर मेरा बच्चा भी ऐसा होता तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सोती। मिया खुश हो जाती है। हर पेरेंट को अपने बच्चे की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। उसने मुझे बाहर चुप रहने और न बोलने को कहा था, वरना रिएक्शन और भी ज्यादा हो सकता था। तभी एक माँ बोलती है, इस बच्चे की आंखें कितनी तेज हैं। क्या तुमने इसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करवाई है? ये एक प्रोडिजी हो सकता है, तुम्हें पता है। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है कि बहुत से प्रोडिजीज 1 या 2 साल की उम्र में ही निशानियां दिखाते हैं। यह सुनकर मिया घबराहट में उन्हें टाल देती है। वह अभी भी सोच रही थी कि क्या कहे जब एक माँ स्ट्रोलर के पास आती है। वह एक उंगली उठाती है और चमकती मुस्कान के साथ पूछती है, ये कितने हैं? सही जवाब दो और आंटी तुम्हें टॉफी देगी। सब मेरे जवाब का इंतजार करते हैं। आखिर एक बच्चे के लिए जो मुश्किल से 6 महीने का है, सवाल समझना और कुछ शब्द भी बोलना एक खास इंटेलिजेंस का सबूत होगा। मैंने क्यूरियस भीड़ को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपना चेहरा एक आवारा बिल्ली की तरफ किया जो फूलों की क्यारी के पास बैठी थी। एक्साइटेड होकर मैंने उसे बुलाया। माएं हैरानी से घूरने लगी। मिया ने दूसरी तरफ चुपचाप चैन की सांस ली। आवारा बिल्ली ने आवाज सुनकर अपना सर घुमाया। कुछ खास नहीं मिला और वह भाग गई। फिर भी इस नेबरहुड में आवारा बिल्लियों की कमी नहीं है। अगली बार जब मौका मिलेगा मैं बातचीत शुरू करूंगा और कुछ 20 टंग एक्सप ग्राइंड करूंगा। जब से मैंने वह 6 मेंटल पॉइंट्स ऐड किए हैं, मैं अब पूरी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल से सीख सकता हूँ और बाकी कॉम्बैट टेक्निक्स खुद ही सीख सकता हूँ। स्ट्राइकर क्लास को लेवल अप होने के लिए बस 21% और एक्सपी चाहिए। मुझे बहुत उत्साह महसूस होता है। मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर सकता कि अगला लेवल क्या रिवॉर्ड्स और इफेक्ट्स लाएगा। अगले कुछ दिनों में मैं दिन में 3 ट्रेनिंग सेशंस करता हूँ और इंटरफेस के नंबर्स को लगातार देखता रहता हूँ। 2 हफ्तों बाद दिल तेजी से धड़कते हुए मैंने क्लास इंटरफेस खोला। प्रॉम्प्ट पूछता है कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने बिना किसी झिझक के हाँ चुना। जब इंटरफेस दोबारा फोकस में आता है, इस पहले क्लास लेवल अप के रिवॉर्ड्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे थे। स्ट्राइकर की स्पेशलाइजेशन, वीक पॉइंट स्ट्राइक,
का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए मेरी उंगलियां उत्साह से फड़फड़ाने लगीं। मुझे लगता है कि अब मैं पंपकिन के खिलाफ बराबर का मौका रखता हूँ। मैंने सारे 10 रिवॉर्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स एलोकेट किए। पहले तो मुझे अंदर से ताकत का एक धमाका महसूस हुआ, फिर मेरी बाहें साफ तौर पर मोटी हो गईं। जरा सा भी फ्लेक्स करने पर बाइसेप्स उभर आते थे। मेरा दिमाग साफ हो गया, सब कुछ तेज हो गया। महीनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई एकदम सही तरतीब से मेरे दिमाग में घूम गई। इतनी अच्छी हालत में मुझे पंपकिन को ढूंढना होगा और हिसाब बराबर करना होगा। लेकिन पंपकिन बस जम्हाई लेता है। उसका अंदाज ज्यादा स्वागत करने वाला नहीं था। मैं वहां खड़ा रहा और एक अजीब सी मुस्कान दी। पंपकिन, चलो लड़ते हैं। पंपकिन थोड़ा हिलता है, उसके मुंह का कोना ऐसे मुड़ता है जैसे वह ठंडी मुस्कान दे रहा हो। मुझे एक बुरा एहसास होता है। क्या ये बिल्ली उठने की वजह से गुस्से में है? अगले ही पल पंपकिन एक आवाज निकालता है और तेजी से गायब हो जाता है। वह सीधा मेरे पैरों की तरफ आता है। पंपकिन को साफ लगता है कि यह लड़ाई भी पिछली बार की तरह जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं अब वह कुछ महीने पहले वाला बेचारा बच्चा नहीं हूँ। जब वह टकराता है मैं उसके साथ घूम जाता हूँ, साफ और कंट्रोल में। टक्कर को संभालता हूँ, ठीक से खड़ा होता हूँ और हमारे बीच की दूरी बढ़ा देता हूँ। पंपकिन पलक झपकता है, उसकी सुनहरी आंखें हैरानी से भर जाती हैं। मैं अपने पैरों को सही स्टांस में रखता हूँ, मुट्ठियां उठाकर चेहरे को बचाता हूँ। मैंने किकबॉक्सिंग के लिए स्टांस लिया। चलो चलते रहो। पंपकिन दोबारा तेजी से गायब होता है। हमला दोबारा आता है। इस बार मियाओ बराज पूरी स्पीड से, पंजे अंदर किए हुए, अपने नरम पंजों को मुट्ठियों की तरह इस्तेमाल करते हुए वह लगातार हमला करता है। मैं उससे सीधे नहीं टकराता। इसकी बजाय मैं अपने फुटवर्क पर काम करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और मौके का इंतजार करता हूँ। पंपकिन की स्पीड बहुत ज्यादा है, ऊपर से वह पूरा कंट्रोल में लगता है। जैसे ही वह हवा में उछलता है, लड़ाई को एक ही फैसले वाले झपट्टे से खत्म करने के लिए मैं वीक पॉइंट स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ और एक हाई किक मारता हूँ। वह सीधा पंपकिन के पेट पर लगता है। मेरा पैर लगने ही वाला होता है जब पंपकिन हवा में घूमता है और अपनी दिशा बदल देता है। बगल वाले सोफा पर गिरता है। वह अपना सर हिलाता है, सुनहरी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इस 2 पैरों वाले जीव ने उसे सच में पीछे धकेल दिया। मैं उसके बगल में सोफा पर गिरता हूँ, जोर जोर से सांस लेते हुए। लड़ाई सिर्फ कुछ ही मिनट चली, लेकिन पूरी लड़ाई में जो फोकस मैंने बनाए रखा था उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया था। इंटरफेस पर XP गेन। वह लड़ाई एक पूरे घंटे की इंटेंस ट्रेनिंग के बराबर थी। मैंने पंपकिन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। तो क्या हम यह कभी दोबारा कर सकते हैं? जैसे मेरे पोटेंशियल को पहचानते हुए पंपकिन का अंदाज काफी नरम हो गया। वह धीरे से मियाऊ करता है जवाब में। मैं पंपकिन के पास दौड़ता हूँ और शुक्रिया अदा करने के लिए इज्जत से हाथ जोड़कर झुकता हूँ। समय तेजी से उड़ता है। जब तक मैं 9 महीने का होता हूँ मेरी हाइट 87 सेंटीमीटर हो जाती है, जो एक एवरेज 2 साल के बच्चे जितनी है। फिजिकल कैपेबिलिटी के मामले में मैं टीनेज बेंचमार्क को बहुत पहले ही पार कर चुका था। इस दुनिया में पेरेंट्स बच्चों के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और क्रिस्टल बी जेली मिलने की वजह से बहुत से बच्चे बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। 1 साल का बच्चा जो चलता है और खुद खाना खाता है, यहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। एक दिन मैं स्पार्कलिंग वाटर का एक कैन कोको के पास ले जाता हूँ। वह मुझे आते हुए देखती है और तुरंत अपनी आंखें छोटी कर लेती है। क्या चाहिए तुम्हें? ये तुम्हारे लिए है। मैं कैन आगे बढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरी स्पारिंग पार्टनर बनोगी? कोको मुझे घूरती है। उसे यकीन था कि उसने गलत सुना है। हाँ, छोटा वाला तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वह 122 सीनेम लंबी है, उससे पूरा 1 सर ऊंची। उससे लड़ने को कहना, यह तो सीधे सीधे मार खाने को कहना है। लेकिन उन मासूम आंखों को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल होती है और उसकी मुट्ठियां खुजलाने लगती हैं। 1 मिनट की बातचीत के बाद हम दोनों ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कोको बुरी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाती है। हमने डिसाइड किया था, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो रोना नहीं और माँ को बिल्कुल नहीं बताना। समझ गया। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं अपने बाएं पैर से धक्का देता हूँ और हमला करता हूँ। पहले तो कोको मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। वह मुझे पीछे धकेलने के लिए एक किक मारती है, लेकिन मैं जल्दी से साइड हट जाता हूँ और उसे साफ तरीके से डॉज कर लेता हूँ। उसी पल मैं उसका पैर पकड़ लेता हूँ, अपना वजन आगे की तरफ गिराता हूँ और अपना सर जोर से उसके पेट में मारता हूँ। उफ! कोको अपना बैलेंस खो देती है और बेड पर गिर जाती है। वह जल्दी से वापस खड़ी होती है और बड़ी आंखों से मुझे घूरती है। गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके दिमाग को लगा झटका बहुत बड़ा था। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये बच्चा अभी पूरा 1 साल का भी नहीं हुआ है ना? वह सोचने लगती है कि कोई सही वजह ढूंढे। उसे जल्दी ही समझ आता है, माँ उसे सिर्फ हॉस्पिटल से घर लाई थी। किसी ने भी उसके जन्म को सच में नहीं देखा था। सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है। वह घूमती है, बेडरूम से बाहर निकलती है और पूरी आवाज में चिल्लाती है, माँ, तुम्हें धोखा दिया गया है। यह तुम्हारा असली बेटा नहीं है। लिविंग रूम में कोको मिया को ढूंढते हुए इधर उधर दौड़ती है, पूरे समय चिल्लाती रहती है, माँ, तुम्हें धोखा दिया गया है। ये तुम्हारा नहीं है। यह एक एलियन जीव है जो धरती को तबाह करने आया है। मैं दरवाजे पर चमकती मुस्कान के साथ खड़ा हूँ। जो कुछ हो रहा था उसका पूरा मजा ले रहा था। और जैसा कि उम्मीद थी, 5 मिनट बाद मिया अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म करती है। सबसे पहले वह कोको का कान पकड़ती है और उसे खूब डांट लगाती है।
अगर तुमने दोबारा ऐसा शोर मचाया और मेरी क्लास में खलल डाला तो डिनर में तुम्हें मीट नहीं मिलेगा। कोको अपना कान रगड़ती है, आंखें दुख और गुस्से से भरी हुई। माँ भी फिल्मों के उन साइड कैरेक्टर्स जैसी बन जाएगी जो हीरो पर कभी यकीन नहीं करते और आखिर में एलियन क्रीचर उन्हें खा जाता है। जब मिया को समझ आता है कि असल में क्या हुआ था, वह मार्कस को उसके वापस आते ही बताती है और इस तरह कोको और मेरी दूसरी राउंड की लड़ाई होती है। इस बार कोको अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करती है, उस एलियन क्रीचर को बेनकाब करने के लिए जो उसके सामने खड़ा था। मैं शांत रहता हूँ, हर मूव को पढ़ता हूँ और साफ तरीके से जवाब देता हूँ। उसकी टेक्निक में कमियां ढूंढता हूँ। इस तरह की हाई इंटेंसिटी स्पारिंग से एक्सपी बहुत तेजी से बढ़ता है और 5 टेराबाइट्स का स्टडी मटेरियल अब्सॉर्ब करने के बाद मैं अब खुद को संभाल सकता हूँ, एक अनुभवी स्ट्राइकर की तरह। बचना, रोकना, जवाब देना, यहाँ तक कि ओपोनेंट का रिदम तोड़ना, ये सब अब मेरी आदत बन चुका है। कोको दूसरी तरफ कुछ सालों से कॉम्बैट में ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उसकी गहराई से पढ़ाई न करने की इच्छा ने उसकी टेक्निक को कच्चा छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने उसे एक किक में ज्यादा आगे बढ़ते और खुद को खुला छोड़ते देखा, मैं नीचे से तेजी से अंदर घुसता हूँ और एक साफ लेग स्वीप टेक डाउन करता हूँ, उसके पीछे वीक पॉइंट स्ट्राइक बोनस के साथ। कारपेट भी उसे नहीं बचा पाता। कोको दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है। वह वहां हांफते हुए लेटी रहती है, छत को खाली नजरों से घूरती है। यह खत्म हो गया। वह सांस लेती है। एलियन क्रीचर धरती पर कब्जा करने वाला है। मेरी सुधार की स्पीड मार्कस की उम्मीदों से एक बार फिर आगे निकल जाती है। लगता है मैं प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब हूँ। मार्कस सेलिब्रेट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा डिशेस बनाता है, हम दोनों को अच्छा बूस्ट देने की उम्मीद में। अगले 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के लिए गोल्ड मेडल स्पारिंग पार्टनर कोको ऑफिशियली ड्यूटी पर आ जाती है। उसका एक ही मकसद है, मुझे हराना और मेरा असली एलियन रूप सबके सामने लाना। मैं उसके हर चैलेंज का स्वागत करता हूँ, क्योंकि मिरर मोड में लड़ने से एक्सपी इतनी तेजी से बढ़ता है कि कोई और चीज उसकी बराबरी नहीं कर सकती। समय निकलता जाता है, अक्टूबर आता है और उसके साथ मेरे दोबारा जन्म के बाद मेरा पहला बर्थडे। मार्कस और मिया टेबल पर ताली बजाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। मिया कोको का कान थोड़ा सा खींचती है और वह भी आधे दिल से गुनगुनाती हुई शामिल हो जाती है। मैं अपनी कुर्सी पर अपनी बोतल पकड़े बैठा हूँ, उसे ऐसे उठाता हूँ जैसे टोस्ट कर रहा हूँ और एक ही बार में पी जाता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, एक विश मांगता हूँ और एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा देता हूँ। गिफ्ट्स के लिए कोको अपनी पॉकेट मनी से एलियन 5 मूवी की आर्ट बुक खरीदती है और उसे मेरी तरफ सरका देती है। वह एलियन बेस की तरफ इशारा करती है और आमतौर पर पूछती है, घर पर वह मांस खाने वाले फूल खिल रहे हैं, क्या तुम वापस जाकर देखोगे नहीं? फिर मार्कस की बारी आती है। वह मुझे एक छोटी नीली बोतल देता है। यह कमर्शियल्स में दिखने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट ड्रिंक्स जैसा लगता है, लेकिन जब मैं लेबल देखता हूँ उस पर लिखा था ग्रेड एक एसेंस टॉनिक। मार्कस मुस्कुराता है, इसे सीधा पियो, ये क्रिस्टल बी जेली से बेहतर अब्सॉर्ब होता है। मैं सबको शुक्रिया कहता हूँ और टॉनिक को एक ही बार में पी जाता हूँ। एक ठंडी ताजगी भरी लहर मेरे गले से लेकर पैरों तक फैल जाती है। एनर्जी बार से 2 डायरेक्ट एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं, फिर एक के बाद एक कई और नोटिफिकेशंस आते हैं। पूरे 1 साल की मेहनत और मेरी पहली बड़ी अचीवमेंट आखिरकार अनलॉक हो जाती है, 30 पॉइंट्स फिजिक के साथ। मैं अब एक फिजिकली एक्टिव एडल्ट मेल के बराबर हूँ। मैंने डिटेल्ड रिवॉर्ड डिस्क्रिप्शन खोला, मेरी सभी करंट टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशंस में बीस्ट फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर बूस्ट देता है। फिर मैंने पैसिव टैलेंट रिवॉर्ड प्रेडेटर चेक किया। ये एक नॉन कॉम्बैट टैलेंट है, लेवल अप नहीं हो सकता लेकिन इन्फिनिटली स्टैक होता है। आगे से हर दिन की ट्रेनिंग प्रेडेटर टैलेंट के साथ मिलकर थकान और फिजिकल डैमेज से तेजी से ठीक होने का मतलब है। मैंने रिवॉर्ड स्क्रीन बंद की और अपनी नजरें अगले एवोल्यूशन माइलस्टोन पर टिकाई। 30 पॉइंट्स एक हेल्थी एडल्ट के बराबर हैं, तो एक 100 पॉइंट्स इंसान की आखिरी सीमा होनी चाहिए। और अल्टीमेट फॉर्म की बात करें तो क्या वह इंसानी शरीर की सीमाओं से बिल्कुल परे हो सकता है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक शब्द आया, असाधारण। एक नए मकसद के साथ मुझे दोबारा से जोश महसूस होता है। पहला माइलस्टोन हो गया है, दूसरा कितना दूर हो सकता है। उस रात मैंने अपनी इवॉल्व्ड फिजिकल कैपेबिलिटीज का पूरा टेस्ट किया। मार्कस एक तरफ खड़ा सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा है, चाहे वह ताकत हो, कूदना हो या 100 मीटर की दौड़ या फिर उसके बाद होने वाले इंटेलिजेंस टेस्ट्स। हर नतीजा प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर आता है। मार्कस को मुश्किल से यकीन होता है कि उसका बेटा अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है और उसने पहले ही प्रोग्राम की हर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। वह तुरंत सारे एप्लीकेशन मटेरियल्स अपलोड कर देता है। हम मिया को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। फैमिली चुपचाप इंतजार में बैठ जाती है, ऑफिशियल जवाब का इंतजार करते हुए। जब हम सब सोच रहे थे कि ऑफिस बंद हो गया है और हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा, दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या मिस्टर मार्कस घर पर हैं? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। उसी पल इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। ये कंफर्म करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव दरवाजे पर है। वह सीधे हमारे पास आए। ये तो बहुत तेज था। मार्कस विजिटर के क्रेडेंशियल्स चेक करता है उसे अंदर आने देने से पहले। विजिटर डायरेक्टर ग्रांट हैं, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट डिवीजन के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, डायरेक्टर ग्रांट मार्कस और मिया के साथ एप्लीकेशन डिटेल्स देखते हैं, फिर पूछते हैं कि यंग काय कहाँ है।
मार्कस एक सांस लेता है और बेडरूम का दरवाजा खोलता है। उसके बच्चे ने काफी देर तक लो प्रोफाइल रखा है। अब वक्त आ गया है कि वह दिखाए कि वह क्या है। डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने बच्चे को देखते हैं जो तेजी से चलता है और साफ बोलता है। फिर अपने हाथों में फाइल पर वापस देखते हैं। 1 साल का। उसने बहुत से गिफ्टेड बच्चे देखे थे और सोचा था कि वह तैयार है, लेकिन अभी दुनिया थोड़ी अजीब लग रही थी। उसने मुझसे कई सवाल पूछे, मेरी आइडेंटिटी और अप्लाई करने के मेरे इरादे को कंफर्म करते हुए। फिर वह मेरी डिटेल्स रजिस्टर करने लगता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, वह अपने केस में हाथ डालता है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली एक स्मार्ट वॉच निकालता है। वह मुझे उसे पहनने को कहता है, लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करता हूँ, मुझे पता चलता है कि मैं उसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, यह फोर्स लॉक एक सेफ्टी मेजर है। एक बार सिलेक्शन खत्म हो जाए तो यह अपने आप खुल जाएगा और बाद में इसे वापस ले लिया जाएगा। वह बोलना खत्म करता है और एंट्रेंस के पास रखी शू कैबिनेट की तरफ देखता है। पंपकिन, कैलिको बिल्ली उसके पीछे छुपी हुई थी और अजनबी को देख रही थी। जब अजनबी सीधे उसकी तरफ देखता है तो वह हैरानी से जम जाती है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने बताया था कि बच्चे में बिल्लियों से बात करने की एबिलिटी है। आप इस बॉन्डेड पेट को अपने साथ ला सकते हैं। यह सिलेक्शन के दौरान काम आ सकता है। 10 मिलियन के ग्रांट के लिए मिया मुझे रात भर प्राइवेट जेट में जिंगजो में प्रोडिजी सिलेक्शन बेस की तरफ ले जाती है। 2 घंटे बाद हम पहुंचते हैं। हमें एक डॉर्मेट्री में लाया गया। बिल्डिंग में अंधेरा था, लाइट्स ऑफ थे। मुझे लगा सब सो रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, हमें 2 बच्चे मिलते हैं, शायद 6 या 7 साल के, जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। टेंशन साफ महसूस हो रही थी। एक कमर पर हाथ रखे खड़ा था, पानी की बोतल पकड़े हुए, और घमंड से बोलता है, मैं 5 मीटर तक पेशाब कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो? दूसरा बच्चा अपना मुंह सिकोड़ता है और नाक से 2 लंबी स्नॉट की धाराओं को वापस अंदर खींच लेता है। संतुष्टि से चबाते हुए वह जवाब देता है, मैं कच्चा स्नॉट खा सकता हूँ, एक बार में 2, इसे हरा कर दिखाओ। 2 छोटे जीनियसेस अपने टैलेंट्स दिखा रहे थे। कोई भी दूसरे से आगे नहीं निकल पाया। यह ड्रॉ था। उनके स्टैंड ऑफ के बीच में उन्होंने देखा कि कई लोग बिल्डिंग में आ चुके हैं। दोनों तुरंत भाग जाते हैं। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से बुलाते हैं, रुको, डॉक्टर वेंडी कहाँ है? कहीं बाहर गए हैं। और वह सेंटेंस पूरा होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। मैं आसपास देखता हूँ। बाहर का एरिया एक मिलिट्री बेस है, अंदर प्रोडिजी सिलेक्शन बेस है। सिलेक्शन फैसिलिटी को मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर रखना बाहर के खतरों को रोकने का एक स्मार्ट तरीका है। डायरेक्टर ग्रांट अपना फोन निकालते हैं और किसी को हमसे मिलने के लिए बुलाने ही वाले होते हैं, जब एक यंग औरत गोल्ड रिम्ड ग्लासेस में हाथ में फोल्डर लिए हमारी तरफ आती है। वह पास आते ही डायरेक्टर ग्रांट को ग्रीट करती है। डायरेक्टर ग्रांट, आप इस बार बेस के लिए एक अच्छा सरप्राइज लाए हैं। प्रोडिजी प्रोग्राम के 15 साल हो गए हैं और आज पहली बार हमने एक ऐसा एप्लीकेंट देखा है जो अभी सिर्फ 1 साल का हुआ है। डायरेक्टर ग्रांट जल्दी से उसका हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर वेंडी, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन यह बच्चा सच में कुछ अलग है। ऐसा है तो मैं बहुत ध्यान से देखूंगी। डॉक्टर वेंडी की नजर मुझ पर पड़ती है। मैं ऊपर देखता हूँ और उसके कोट पर नेम टैग पढ़ता हूँ, डॉक्टर वेंडी इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेट्स। डॉक्टर वेंडी मिया से कुछ बातें करती है, फिर मेरी तरफ मुड़ती है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए काय? वह देखती है कि मैं अभी भी उसके नेम टैग को घूर रहा हूँ। वह हंसती है। दूध के लिए भूख लगी है? सॉरी, मेरे पास नहीं है। मैं सीधे जवाब देता हूँ, मैं अब नॉर्मल खाना खाता हूँ। वह मुझे आसानी से उठा लेती है और मेरा गाल खींचती है। शायद टेक्सचर से संतुष्ट होकर वह मिया की तरफ देखती है। ये बहुत प्यारा है, क्या मैं इसे किस कर सकती हूँ? बिल्कुल, आगे बढ़ो। उसे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। पसंद है? कब से? किसने परमिशन दी आगे बढ़ो की? इससे पहले कि मैं प्रोटेस्ट कर पाता, डॉक्टर वेंडी मुझे कई किस करती है और मेरा चेहरा लिप प्रिंट से भर जाता है। डॉक्टर वेंडी फिर हमें हमारे अलॉटेड क्वार्टर्स की तरफ ले जाती है। ये एक पूरी तरह से इक्विप्ड अपार्टमेंट है, इतना कंफर्टेबल कि घर जैसा लगता है। आराम कर लो, असेसमेंट प्रोसेस कल से शुरू होगा। वह मिया को एक एक्सेस कार्ड देती है और चली जाती है। हम अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मिया दरवाजा खोलती है और हैरान रह जाती है। या 3 दर्जन बच्चे दरवाजे पर भरे हुए थे। सब अंदर झांकने के लिए अपनी गर्दन लंबी कर रहे थे। हमने सुना कि 1 साल का फ्रीक आया है। मिया आधे मजाक और आधे गुस्से में एक तरफ हट जाती है और मुझे अपने कंपटीशन से मिलने का इशारा करती है। मैं पास जाता हूँ, एक नजर देखता हूँ और कहता हूँ, इतनी रात हो गई है, क्या तुम सब सोते नहीं हो? हम सो रहे थे जब तक इन दोनों ने सबको जगह नहीं दिया। वह उन 2 रिंग लीडर्स की तरफ इशारा करते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, 5 मीटर तक पेशाब करने वाला और स्नॉट खाने वाला। ये देखकर कि उनसे बात करने वाला सच में इतना छोटा है, वह उत्साह से सवालों की बौछार कर देते हैं। क्या तुम स्प्लिट पैंट्स पहनते हो या डायपर्स? क्या तुम भूख लगने पर रोते हो? क्या तुम लड़ते हो? अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या तुम अपनी माँ के लिए रोगे? उस आखिरी सवाल ने मेरा ध्यान खींचा। मैं सस्पेंडर्स वाले लड़के को देखता हूँ जिसने यह पूछा था और धीमी मतलब भारी मुस्कान देता हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा। अगली सुबह बेस हॉस्पिटल में मेरा खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट और बालों का सैंपल टेस्ट होता है। उनके पास जो भी प्रोसीजर थे, मैं उन सबसे गुजरता हूँ। फिर डॉक्टर वेंडी के बताए अनुसार मैं स्मार्ट वॉच से बात करता हूँ और स्क्रीन पर एक जानकारी का बॉक्स खुल जाता है।
डॉक्टर वेंडी समझाती है, पोटेंशियल स्कोर ही वह मुख्य चीज है जो यह तय करती है कि तुम सिलेक्शन में पास होगे या नहीं। तुम्हारा हर काम यहाँ पर असेसमेंट का हिस्सा है। हम ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं जिनके पोटेंशियल स्कोर्स ज्यादा हों। मैं समझने का इशारा करने के लिए सर हिलाता हूँ, फिर कंफर्म करता हूँ। अभी 126 कैंडिडेट्स इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलता हूँ, घड़ी बीप्स करती है। मैं अपनी कलाई उठाता हूँ। मुझे पहले ही एक पॉइंट मिल गया है। पोटेंशियल स्कोर को एक खास इवैल्यूएशन टीम चेक करती है, डॉक्टर वेंडी समझाती है। ज्यादा मत सोचो, बस यहाँ ऐसे ही रहो और सीखो जैसे तुम आमतौर पर करते हो। मैं सर हिलाता हूँ। समझ गया, अब मुझे सब साफ दिख रहा है। मेरी आम रूटीन है खाना, सोना और एक्सपी बढ़ाना, तो मैं बस उन्हें देखने दूंगा। घड़ी फिर से बीप्स करती है। मैंने सोचा था कि सिलेक्शन में एग्जाम्स, फिजिकल टेस्ट, शायद रिंग में लड़ाई होगी, लेकिन स्केड्यूल में पहली चीज एक क्लास है। जब मैं सब्जेक्ट का नाम देखता हूँ तो तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूँ। आज के लेसन में माइंड कल्टीवेशन मेथड। एक छोटे क्लासरूम में एक सफेद बालों वाले टीचर माइंड कल्टीवेशन मेथड की बुनियादी बातें बताते हैं। कमरे में सब 4 स्टूडेंट्स अभी आए हैं और बाकी 3 पहले से जाने पहचाने चेहरे हैं। 5 मीटर पेशाब करने वाला बच्चा, नाक की गंदगी खाने वाला और किटन सस्पेंडर्स। वह तीनों मुश्किल से ध्यान दे रहे हैं। हर थोड़ी देर में वह मुड़ते हैं और मुझ पर मुंह बनाते हैं। यह इतना छोटा है, क्या यह कुछ भी समझ सकता है? नाक की गंदगी खाने वाला धीरे से बड़बड़ाता है। टीचर उस पर नजर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। मानसिक कल्टीवेशन की बुनियाद मेडिटेशन है। एक खास कंपाउंड के साथ मिलकर मेडिटेशन के दौरान दिमाग शरीर से अलग हो सकता है और ऊंची डायमेंशनल दुनिया में जा सकता है। मेडिटेशन की समझाने के बाद टीचर 4 शीशियां निकालते हैं, हम में से हर एक के लिए एक। मैं अपनी शीशी पर लेबल देखता हूँ, उसका ढक्कन खोलता हूँ और उसे धीरे से पीता हूँ। ये तो काफी मीठा है। अगली पल मुझे हल्कापन महसूस होता है, जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से उठ गया हो। मेरी इंद्रियां धुंधली होने लगती हैं। टीचर के बताए अनुसार मेरी चेतना भटकती है और मैं जल्दी ही खुद को एक गहरी, पूरी अंधेरे वाली जगह में पाता हूँ। इस मेडिटेटिव यात्रा में नियम आसान है, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। ये आसान लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दबाव बढ़ता है। ये आंखें बंद करके आगे चलने जैसा है। भले ही पता हो कि रास्ते में कुछ नहीं है, दूर तक जाना जितना आसान लगता है उससे मुश्किल है। तुम सिर्फ इतनी दूर तक जा सकते हो जब तक आंखें खोलने की इच्छा असहनीय न हो जाए। लेकिन अभी मैं गहरी मेडिटेशन में हूँ और मैं सिर्फ महसूस करके आगे बढ़ सकता हूँ। 8 मिनट में 5 मीटर पेशाब करने वाला बच्चा और नाक की गंदगी खाने वाला पसीने से भीग जाते हैं और तेज सांस लेते हैं। वह मेडिटेशन से बाहर आ जाते हैं। किटन सस्पेंडर्स थोड़ी देर और टिकता है। 10 मिनट बाद वह अपनी आंखें खोलता है। वह थकी हुई लेकिन जीत की मुस्कान के साथ दूसरे 2 को देखता है। फिर वह तीनों मेरी तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी आ जाती है। क्या यह छोटा बच्चा सच में उनसे ज्यादा मानसिक ताकत रख सकता है? वह तीनों अजीब चेहरे बनाकर क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वह बाहर आते हैं, खुद को रोक नहीं पाते। थोड़ी देर में बच्चों का एक झुंड एक एक करके दौड़ता हुआ आता है, क्लासरूम की खिड़की के बाहर खुद को दबाते हुए। ऐसा नहीं हो सकता कि वह सो गया हो, है ना? हाँ ठीक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई उस फोकस सीरम को पीने के बाद सो सकता है? हाँ ठीक है। मैं अपनी ही टांग क्यों खींचूंगा? जबकि वह बाहर बातें कर रहे होते हैं, मैं क्लासरूम के अंदर धीरे से अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं अपनी घड़ी चेक करता हूँ। सिर्फ 14 मिनट गुजरे हैं। फिर भी किसी तरह ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरे 3 दिन और रातें जी ली हों। मैं एक धीमी सांस छोड़ता हूँ और अपना स्टैट पैनल खोलता हूँ। जैसे ही मैं नंबर्स देखता हूँ, मेरा मूड ठीक हो जाता है। ये पहली बार है जब मेरे मानसिक स्टैट्स असली ट्रेनिंग से बढ़े हैं। लगता है इस जगह आना सही फैसला था। एकेडमी में आने के बाद से मैंने जल्दी से खत्म कर लिया है अपने पहले राउंड के लेसन्स। आगे आने वाले कोर्सेज के नाम देखते हुए मुझे उत्साह महसूस होता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे मानसिक स्टैट्स सिर्फ पैनल रिवॉर्ड पॉइंट से ही बढ़े हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए असली टेक्निक्स भी होती हैं। जैसे ही मैं एक सेशन खत्म करता हूँ और फिर से जाने की तैयारी करता हूँ, प्रोफेसर जो मुझे रोकने के लिए अंदर आते हैं। क्लास के बाद मैं अपनी घड़ी की स्क्रीन पर जानकारी देखता हूँ। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, क्या पोटेंशियल पॉइंट्स जमा करना सच में इतना आसान है? लेकिन जो मुझे अभी तक नहीं पता वह यह है कि इस मानसिक ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ दोनों ने भी एक पॉइंट कमाया। स्क्वर्ट और बुगर को कुछ भी नहीं मिला। दूसरी क्लास में प्रोफेसर जो समझाते हैं कि मेडिटेशन ट्रेनिंग आगे बढ़ने पर क्या होता है। तुम्हारा दिमाग जितना मजबूत होगा, डायमेंशनल लॉ को छूने का तुम्हारा मौका उतना ही ज्यादा होगा। समझाने में आसान बनाने के लिए वह एक खाली कागज पर 2 पॉइंट्स ए और बी बनाते हैं। सब जानते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन होती है, लेकिन क्या होता है जब तुम एक ऊंची डायमेंशन में जाते हो? वह कागज को आधा मोड़ते हैं, ए और बी को एक साथ लाते हुए। एक आम आदमी को ए से बी तक जाने के लिए 10 सेंटीमीटर चलना पड़ता है, वह कहते हैं, लेकिन एक अवेकेंड जो डायमेंशनल लॉ को कंट्रोल करता है वह पल भर में पहुंच सकता है। हम इस शक्ति को डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं। जब सुबह की क्लासेस खत्म होती हैं, मेरा सर घूम रहा होता है। सिर्फ 2 लेसन्स और दुनिया को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल गया है। ये सच में एक कमाल की दुनिया है। लंच फेस स्कैन से फ्री है। गोश्त भरने के बाद मैंने कैफेटेरिया वाली लेडी से कहा कि मुझे हनी वर्म जल के 2 टुकड़े काट दे। जब स्क्वर्ट सुनता है कि मैं ये चीज हर दिन खाता हूँ,
उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या तुम खराब हो गए हो या कुछ और? तुम ये हर दिन कैसे खा सकते हो? वह देखता है जब मैं जेल को पानी में मिलाता हूँ। हवा में एक तेज तीखी गंध फैल जाती है। स्क्वर्ट, जो मेरे बिल्कुल सामने बैठा है, लगभग उल्टी कर देता है। आदत पड़ जाती है, मैं कहता हूँ, बिल्कुल बेपरवाह। मैं उसे हिलाता हूँ और पूरा एक ही बार में पी जाता हूँ। मेरी शांत प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती है। कोई नहीं मानता कि 1 साल का बच्चा ये सब संभाल सकता है। तो वह मेरी नकल करते हैं। एक घूंट और वह सब बिना किसी एक्सेप्शन के उल्टी कर देते हैं। लंच के बाद मैं डॉम वापस जाता हूँ और अपनी घड़ी की स्क्रीन चेक करता हूँ। सिटी पेपा नाम के एक कैंडिडेट ने डेली एवरेज स्कोर का लीडर बोर्ड बनाया है। 98 कैंडिडेट्स रैंक्ड हैं। आधे दिन में 5 पॉइंट्स कमाने के साथ मेरा रैंक 45वां है। टॉप स्पॉट वन पंच का है, जिसका डेली एवरेज 11.7 है। उस दोपहर एक बस सबको ट्रेनिंग हॉल ले जाती है। जैसे ही मैं खुला मैदान और सारे इक्विपमेंट देखता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती हैं और मेरा खून तेज हो जाता है। जब मुझे पता चलता है कि ट्रेनिंग की अवधि और तीव्रता पूरी तरह मुझ पर है, मैं सीधा मार्शल आर्ट्स हॉल में अनआर्म्ड कॉम्बैट जोन की तरफ जाता हूँ। मैं अपने आसपास की फुसफुसाहट को इग्नोर करता हूँ और पूरी तरह कोच हॉक जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देता हूँ। मैं खड़ा भी हो जाता हूँ, मिरर मोड एक्टिवेट करता हूँ और उसकी टेक्निक्स को तुरंत कॉपी करता हूँ। कोच हॉक ने इस सेक्शन को खत्म करके बच्चों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन आधे रास्ते में वह बिल्कुल रुक जाते हैं। वह बड़ी हैरानी भरी आंखों से मुझे घूरते हैं। मेरी काउंटरिंग टेक्निक साफ है, रिदम स्मूथ है, साफ तौर पर पहले ही एक बिगिनर के लेवल पर है। कोच हॉक लेसन खत्म करते हैं, फिर तुरंत पूछते हैं, तुम कितने साल के हो? तुम कितने समय से संडा की ट्रेनिंग कर रहे हो? अभी 1 साल का हुआ हूँ। सांडा की ट्रेनिंग कुछ महीने से कर रहा हूँ शायद। मेरे बगल वाला एक बच्चा हैरान होकर सांस नहीं रोक पाता। मैंने 1 साल का होने से पहले संडा शुरू की थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ या दुनिया? मैं शर्माते हुए मुस्कुराता हूँ। हाँ, जब तुम नए पैदा हुए हो तो ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, बस कुछ चाहिए था जो मुझे बिजी रखे। जब कोच हॉक को पता चलता है कि मैं लगभग पूरी तरह से खुद से सीखा हूँ और कुछ ही महीनों में इस लेवल तक पहुंच गया हूँ, तो वह एक नेम कार्ड निकालते हैं और मुझे देते हैं। वह मुझे अपना वचन देते हैं, चाहे तुम सिलेक्शन पास करो या नहीं। अगर तुम कभी फाइटर बनने का सोचो तो कभी भी मुझसे मिलना। ट्रेनिंग के 20 मिनट बाद ब्रेक के दौरान बाथरूम में चला जाता हूँ, लेकिन यूरिनल के सामने खड़े होकर मुझे एक दुख भरी बात पता चलती है। वह बहुत ज्यादा ऊंचा है, मैं बस उस तक पहुंच नहीं सकता। इसी बीच स्क्वर्ट बीच रास्ते में खड़ा है और अपने बगल वाले बच्चे से एक सवाल पूछता है। शर्त लगाओ, मैं यहाँ से उस स्टॉल के अंदर तक मार सकता हूँ। कोई जवाब दे उससे पहले। वह अपनी जिप खोलता है। एक तेज सिसकारी, छपाक की आवाज से ऐसा लगता है कि वह सच में ड्रेन तक पहुंच गया। स्क्वर्ट अपना छोटा हाथ झटकता है जब वह कर चुका होता है। यह मेरा गिफ्ट है, पूरे जोंगजो में हराया नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ ज्यादातर बच्चे छोटे हैं और उनकी ताकत कम है, वह थोड़ी देर बाद ही आराम करते हैं। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कोच के साथ हर पल का फायदा उठाता हूँ। कोच हॉक सब्र वाले हैं, मेरी टेक्निक की गलतियां बताते हैं। मैं मौका लेता हूँ और सारे बुनियादी चीजें दोहराता हूँ। जब ट्रेनिंग खत्म होती है, मैं अपना क्लास पैनल चेक करता हूँ। सुधार की रफ्तार मुझे संतुष्ट करती है। जैसे ही अनआर्म्ड कॉम्बैट सेशंस खत्म होने लगती हैं, सब हॉल के बीच में इकट्ठे होते हैं। स्पारिंग राउंड्स आखिरकार शुरू होने वाले हैं। कई कोचेज रिंग के किनारे सुरक्षा मॉनिटर के रूप में खड़े हैं। एक बार नियम बताए जाने के बाद अलग अलग स्टाइल्स के फाइटर्स प्लेटफॉर्म पर असली तीव्रता के साथ टकराते हैं। इतने सारे अलग अलग स्टाइल्स के फाइटर्स को पहली बार लड़ते हुए देखकर मुझे लगता है कि हर नजर के साथ मैं कुछ सीख रहा हूँ। मिरर मोड एक्टिव होने के साथ जब भी मुझे कोई अच्छा मूव दिखता है, मैं उसे तुरंत सीख लेता हूँ। मिरर मोड में मेरी सीखने की रफ्तार कमाल की है। मेरा क्लास पैनल नए नंबर्स के साथ अपडेट होता रहता है। प्लेटफॉर्म पर कई राउंड्स के बाद हर स्टैंड अप बॉक्सर नीचे गिरा हुआ है। तुम सब बेकार हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह कैसे करते हैं। स्क्वाड बॉक्सिंग की पोजीशन लेता है और प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है। रेसलर को बुलाता है। रेसलर मुस्कुराता है और हमला करता है। स्क्वाड फासला कम करता है, कमर से मुड़ता है, अपने कूल्हे आगे करता है और अपनी पीठ को घुमाता है। रेसलर को प्लेटफॉर्म से साफ उड़ा देता है। स्क्वाड अपनी छोटी कमर थपथपाता है और मुस्कुराता है। हाँ, मैं हवा में 5 मीटर तक मार सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पास से लड़ने से डरता हूँ? पूरा हॉल शांत हो जाता है, मेरा मुंह हिलता है। हर कोई जो एकेडमी में आया है उसके पास कुछ खास है। मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे स्टैंड अप स्ट्राइकिंग सीखनी चाहिए। सोचने के बाद मैं संडा के साथ रहने का फैसला करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ रेसलिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए अपने ग्राउंड गेम को बेहतर बनाने के लिए। मैंने काफी देर तक देख लिया है, अब मेरी बारी है। यह सोचकर मैं खड़ा होता हूँ और प्लेटफॉर्म पर चलता हूँ। जैसे ही मैं ऊपर कदम रखता हूँ, खामोशी छा जाती है। कोई आगे नहीं आना चाहता। एक लंबे इंतजार के बाद उनके चेहरों के भाव पढ़कर मैं समझ जाता हूँ कि क्यों। एक पल सोचने के बाद मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, कोई है जो मेरे साथ 3 मूव्स का बदला बदली करना चाहे? आओ देखो कि क्या मैं टिक भी पाता हूँ। इसे मुझ पर एक एहसान समझना, मैं शुक्रगुजार रहूंगा। एक रिएक्शन मिलता है। 3 मूव्स कोई बड़ी तबाही नहीं होनी चाहिए, और एक छोटे मॉन्स्टर की मदद करने का मतलब है उसके साथ कुछ कनेक्शन बनाना। बुरा डील नहीं है, मैं जाऊंगा। एक बजकट वाला लड़का खड़ा होता है। वह स्पार शुरू करने का इशारा करता है। पहले मूव में मैं हमला करता हूँ।
मेरे छोटे पैर जमीन से धकेल कर आगे बढ़ते हैं और मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन सीधे टकराने की बजाय मैं उसके बगल में घूमता हूँ और अपनी बाहें उसके नीचे वाले पैर के चारों तरफ लपेट लेता हूँ। बज़ कट वाला लड़का शांत रहता है। वह अपने घुटने मोड़ता है, अपनी पोजीशन नीचे करता है और अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाता है। पल भर में मेरे शरीर की हर मसल कस जाती है, मेरी मसल्स में ताकत आती है और मेरे ढीले ट्रेनिंग के कपड़े मेरे शरीर पर कसकर तन जाते हैं। मैं एक मासूम छोटे बच्चे से एक जवान इंसान जैसे जानवर में बदल जाता हूँ। दुगनी ताकत, 2.1 गुना एक्सप्लोजिव फोर्स। मैं बिना चेतावनी के आगे बढ़ता हूँ। मेरा सर सीधा उसकी छाती में घुसता है। एक्सप्लॉइट स्ट्राइक एक्टिवेट करता है। बज़कट वाला लड़का उस भयानक ताकत को सह नहीं पाता। वह पल भर में प्लेटफॉर्म से उछल जाता है। एक मूव, मैच खत्म। पूरी खामोशी। हॉल में हर चेहरा, बच्चे और कोचेस दोनों, हैरानी से बड़े हो जाते हैं। मैं बीस्ट मोड डीएक्टिवेट करता हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ, बज़कट वाले लड़के को खड़ा होने में मदद करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। स्पार के लिए शुक्रिया। एकेडमी में पहली जीत, मिशन पूरा। इस पल का मजा लेने से पहले ही एक पैनल नोटिफिकेशन आ जाती है। कोच हॉक, जब खाने का टाइम हो तो मुझे जगा देना। मेरे मुंह से यह शब्द निकलते हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं सीधा नीचे गिर जाता हूँ, बेहोश होकर। जमीन पर गिरने से पहले ही शांति से खर्राटे ले रहा होता हूँ। जब मैं जागता हूँ, मैं वापस डॉर्म में हूँ। मैं अपनी घड़ी चेक करता हूँ। मेरे पोटेंशियल पॉइंट्स 9 बढ़ गए हैं। डिनर के बाद मिया सही वक्त पर अपना लैपटॉप खोलती है। पूरा परिवार वीडियो कॉल पर आता है। मार्कस का जाना पहचाना चेहरा मुश्किल से स्क्रीन पर दिखा ही था जब चप्पलों की तेज आवाज फर्श पर गूंजती है। पहले मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है। मुझे उससे बात करने दो। कोको का चेहरा फ्रेम में घुस जाता है। उसकी आंखें उत्सुकता से बड़ी हैं। क्या तुम सिलेक्शन पास कर गए? क्या तुम्हें प्राइज मनी मिली? आराम करो, रिजल्ट्स कम से कम 2 या 3 महीने तक नहीं आएंगे। मैं उसे एक अनुभवी बड़े की तरह हटा देता हूँ। चीजों को जल्दी मत करो। स्कूल में खूब पढ़ाई करो, घर पर अच्छा बिहेव करो और पापा को परेशान मत करो। समझ गई? समझ गई। कोको आज्ञाकारी तरीके से सर हिलाती है, फिर धीरे से समझती है कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका छोटा भाई उसे लेक्चर दे रहा है। कॉल खत्म होने के बाद मैं अपना होमवर्क करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिडिल स्कूल फिजिक्स की जरूरत है। मैं एकेडमी से मिला टैबलेट खोलता हूँ ताकि सब कुछ ठीक लगे। मेरी उंगलियां तेजी से स्क्रॉल करती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक के पन्ने उड़ते हैं। एक नजर में 10 लाइनें। स्पीड स्कैन पूरी ताकत से चल रहा है। सारी एलिमेंट्री स्कूल की टेक्स्ट बुक्स 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाती हैं। तुरंत मिडिल स्कूल फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोलता हूँ। जैसे ही मैं पढ़ता हूँ, मैं होमवर्क के सवाल वाले वीडियो को याद करता हूँ। एक अवेकेंड एक ग्लास में पानी को तुरंत जमा देता है, फिर बर्फ को उतनी ही तेजी से पिघलाता और भाप बनाता है। वह एक बंद कमरे में तेज हवा भी पैदा कर देते हैं। तुम इसकी क्या वजह बताओगे? सारे फिजिक्स मटेरियल को पढ़ने के बाद अपनी दिमागी ताकत 27.1 का इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी से खास बातों को समझ जाता हूँ। टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर। मैं इसे आम फिजिक्स के तरीके से नहीं देखता। इसके बजाय मैं डायमेंशनल लॉ के नियम जोड़कर एक सही सोच बनाता हूँ। प्रोफेसर जो को ईमेल भेजने के बाद मुझे जल्दी ही उनकी मंजूरी मिल जाती है। उसी वक्त टैबलेट ऐप पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है। पिछले टॉप स्कोरर वन पंच का एवरेज हर दिन 11.7 था। मैंने उसकी जगह ले ली है। मेरा डेली एवरेज 19 है। ये हैरान करने वाला नंबर आता है और कमेंट सेक्शन में धमाका हो जाता है। बहुत लोग इसे झूठ कहते हैं। फिर बिना किसी चेतावनी के वन पंच खुद कमेंट्स में आ जाता है। सेक्शन तुरंत शांत हो जाता है। तुम हर स्क्रीन से हैरान करने वाली खामोशी को महसूस कर सकते हो। 19 पॉइंट्स शायद असली हैं। मैं एक बार कमेंट्स देखता हूँ और कुछ नहीं कहता। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं अपना पैनल खोलता हूँ और अगला निशाना देखता हूँ। बस 3 और स्टेट पॉइंट्स चाहिए। जैसे ही एवोल्यूशन माइलस्टोन मिल जाएगा, मुझे एक फॉर्म रिवॉर्ड और एक ट्रेट रिवॉर्ड मिलेगा, दोनों अच्छी क्वालिटी के। मैं खुश हुए बिना नहीं रह पाता। क्या होगा वह? अब जब मैंने मेडिटेशन टेक्निक को पूरी तरह सीख लिया है, मेरी दिमागी ताकत हर दिन 0.1% बढ़ती है। साइकी फॉर्म आई को अनलॉक करना अब सच में मेरी पहुंच में है। जैसे ही मैं अपनी रोज की मेडिटेशन करता रहता हूँ, मेरे सेशंस लंबे होते जाते हैं। एक हफ्ते बाद मैं हर सेशन में 14 मिनट से 17 मिनट तक पहुंच गया हूँ। भले ही मैंने अभी तक डायमेंशनल लॉ को छुआ नहीं है। मुझे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। एकेडमी के फोकस सीरम के बिना मैं बिल्कुल भी मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा सकता। तो मैं प्रोफेसर जो को ढूंढने जाता हूँ। मैं पूछता हूँ कि क्या वह मेरी उम्र देखकर मुझे थोड़ी छूट दे सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स दे सकते हैं। वह तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन कम से कम वह मुझे पूरी तरह समझाते हैं। डायमेंशनल लॉ को छूने के लिए सिर्फ एक मजबूत दिमाग और शरीर ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी किस्मत भी चाहिए। सिर्फ वह खास लोग जिनकी शारीरिक और दिमागी ताकत इंसानी शरीर की जेनेटिक सीलिंग तक पहुंचती है, वह ही इसे करने के लायक होते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सेशन ही काफी होता है अगर किस्मत उनके साथ हो। दूसरों के लिए 100 एक्स्ट्रा बॉटल्स फोकस सीरम भी कोई फर्क नहीं डालेंगी। क्योंकि मैं जल्दी ही डायमेंशनल लॉ को छूने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी स्टैट्स बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करता रहूंगा। और प्रोफेसर जो ने जो बताया है उसके हिसाब से एलीट टियर के लिए शारीरिक स्टैंडर्ड मेरे अगले एवोल्यूशन टारगेट से मिलता जुलता लगता है। डिनर के बाद मैं हमेशा की तरह ट्रेनिंग हॉल जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ,
मुझे एक लड़का दिखता है जिसके बिल्कुल बाल नहीं है, उसका सर बिल्कुल उबले हुए अंडे जैसा लगता है। इधर उधर पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि वह लीडर बोर्ड वाला वन पंच है। अभी एग हेड 100 किलोग्राम पर बेंच प्रेसेस कर रहा है। वह लगभग 6 या 7 साल का लगता है, लेकिन उसकी मांसपेशियों की बनावट कमाल की है। उसके कंधे और बाजुओं में पहले ही स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं। मैं अपनी स्क्वाट रूटीन शुरू करता हूँ। बीस्ट मोड चालू किए बिना मैं 90 किलोग्राम स्क्वाट कर सकता हूँ। जब मैं अपनी वर्कआउट में पूरी तरह लगा होता हूँ तो पीछे से एक आवाज आती है। यह थोड़ा शर्म की बात है, सच में। मैं अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करता हूँ। मुड़ता हूँ, यह एग हेड है। शर्म की बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। शर्म की बात है कि तुम्हारे पास अवेकनिंग ट्रेट नहीं है। तुम जानते हो कि एकेडमी में बहुत सारे बच्चे अवेकनिंग ट्रेट के साथ पैदा होते हैं। बिना ज्यादा मेहनत के वह ए रैंक तक, यहाँ तक कि एस रैंक भी पा सकते हैं। तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल पॉइंट्स हैं और अच्छा अनुशासन है, लेकिन अवेकनिंग ट्रेट के बिना एक्सपर्ट्स शायद ध्यान नहीं देंगे। तुम ए रैंक पर ही अटके रह सकते हो। मैं बहस नहीं करता, इसके बजाय मैं मुस्कुराता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हारा क्या? तुम्हारे पास अवेकनिंग ट्रेट है और एक मजबूत इरादा है। श्रिंक अचेडेटिंग एकेडमी की हद है, मेरी नहीं। मैं समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है, तो मैं पूछता हूँ, तो तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? वह मेरी आंखों में सीधा देखता है, पूरी तरह गंभीर। अगर एकेडमी तुम्हें एस रैंक नहीं देती तो मेरे साथ काम करना। मैं तुम्हें एस रैंक जैसा बर्ताव दूंगा। 6 या 7 साल का और पहले ही चेले बना रहा है और एकेडमी से लोगों को चुरा रहा है। मैं उसे सीधे मना नहीं करता। इसके बजाय मैं खड़ा होता हूँ और बार पर प्लेट्स लगाना शुरू करता हूँ। एक के बाद एक प्लेट लगती जाती है और वजन तेजी से बढ़ता है। 90 किलोग्राम, 110 किलोग्राम, 130 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। एग हेड का शांत चेहरा गायब हो जाता है। उसकी आंखें हैरानी से भर जाती हैं। सारी प्लेट्स लगाने के बाद मैं उसे मुस्कुराता हूँ। वैसे एस रैंक मेरी हद भी नहीं है। 150 किलोग्राम का बारबेल अपने कंधों पर उठाता हूँ। 3 साफ टेक्स्ट बुक स्क्वाट्स। मैं बार को एक भारी आवाज के साथ वापस रखता हूँ। कमरे में सब हैरान हैं। एग हेड जमा हुआ खड़ा है, शांत। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर हो जाता है। उसने शायद समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाहता था। एग हेड एक लंबी सांस लेता है और मुझे सर हिलाता है। फिर वह मुड़ता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। मैंने अभी अभी बीस्ट मोड चालू किया था एक बड़ी बात कहने के लिए। चोट से बचने के लिए आज रात का स्ट्रेंथ सेशन जल्दी खत्म करना पड़ेगा। स्क्वाड को बुलाता हूँ और हम डॉम वापस जाते हैं। लेकिन बुगर कहाँ है? इसी पल एक दूसरे ट्रेनिंग रूम में बुगर पुलअप बार पर है। बड़े बड़े गोल घूम रहा है, पूरे 307 चक्कर। कुछ झूलों के बाद वह नीचे आता है और हैरान करने वाली मात्रा में नाक की गंदगी उसके चेहरे से उड़ती है। वह उस अनजान चीज को अपने चेहरे से सीधा अपने मुंह में डाल लेता है और एक संतुष्ट चेहरे के साथ वह धीरे से कहता है, मुझे पक्का लगता है कि मैं अभी और मजबूत हो गया हूँ। थोड़ी देर में एक नया हफ्ता शुरू होता है। दूसरे हफ्ते का ज्यादातर प्रोग्राम विल्डरनेस सर्वाइवल पर ध्यान देता है। मैं आउटडोर एक्सप्लोरेशन ट्रेनिंग जल्दी सीख लेता हूँ और कुछ अच्छे हुनर हासिल करता हूँ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी एक्सप्लोरर क्लास पैनल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले साइकी फॉर्मा एवोल्यूशन माइलस्टोन को पक्का करना है। बाकी सब इंतजार कर सकता है। और बस ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा प्यूरिफिकेशन गेज फिर से भर जाता है और मुझे 2 और स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं दोनों को सीधा मेंटल स्टैट्स में डाल देता हूँ। पैनल चमकता है और रिवॉर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे पहले जुवेनाइल ह्यूमनॉइड बीस्ट रिवॉर्ड मिला था, एक फॉर्म, एक ट्रेट। मैं तुरंत पूरी जानकारी देखने के लिए टैप करता हूँ। जब चाहे ओवरड्राइव चालू कर पाना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। फिर मैंने मर्ज ट्रेट प्रेडेटर रिवॉर्ड की जानकारी चेक की, बिल्कुल मेरी शारीरिक स्टैट्स की तरह। मेरी दिमागी स्टैट्स को अब ग्रोथ रेट और रिकवरी स्पीड दोनों में फायदा मिलता है। पूरा पैनल और जो कुछ भी मैंने अनलॉक किया है उसे देखकर मुझे एक शांत संतुष्टि महसूस होती है। उसी समय मैं सोचता हूँ, अगर मेरी शारीरिक और दिमागी दोनों स्टैट्स कभी 100 तक पहुंच जाएं, तो मैं शायद अवेकेंड बनने की तरफ बढ़ने के लायक हो जाऊंगा। एक मोटा मोटा हिसाब लगाकर मैं 3 साल का होने से पहले उस निशाने तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जब बच्चों को विल्डरनेस स्किल्स अच्छे से आ जाती हैं। वेल के बारे में लेसन्स भी शुरू हो जाते हैं। अगले दिन मैं एकेडमी से मिला हुआ सामान पैक करता हूँ, पंपकिन को साथ लेता हूँ और एकेडमी बस में बैठ जाता हूँ। एक ऐसे डिवाइस से गुजरने के बाद जो स्पेस और टाइम के बीच एक पोर्टल जैसा लगता है। मुझे नीला आसमान, सफेद बादल, अलग अलग साइज के 3 सूरज, तेज हवाएं और पूरी तरह से बैंगनी घास मिली। हम अब एक बड़े खुले मैदान के बीच में खड़े हैं। प्रोफेसर जो सबको बताने के लिए बोलते हैं, याद रखो तुम्हारा मिशन यहाँ 1 महीने तक जिंदा रहना है। कीमती चीजें ढूंढो और उन्हें शुरुआती जगह पर वापस लाओ। अगर तुम्हें कोई गहरी चोट लगती है या तुम्हारी जान को खतरा होता है, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वह मिशन की नाकामी मानी जाएगी। यहाँ से तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो। टीम बनाओ, अकेले जाओ, साथ काम करो या मुकाबला करो, यह सब तुम पर है। जैसे ही वह खत्म करते हैं, बच्चे हर दिशा में बिखर जाते हैं। 30.3 की शारीरिक ताकत के साथ मेरे छोटे पैर मुझे हैरान करने वाली तेजी से ले जाते हैं।
पंपकिन आगे आगे चलती है जब हम आगे के पेड़ों की तरफ बढ़ते हैं। हे रुको, मेरा इंतजार करो, चलो भी। आधे रास्ते में मुझे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। पिछले कुछ दिनों की विल्डरनेस ट्रेनिंग में मैं ओवरड्राइव और मिरर मोड को एक साथ यूज कर रहा हूँ। मेरी स्किल प्रोग्रेशन बहुत तेज रही है, जिससे मैं क्लास में सबसे ऊपर पहुंच गया हूँ। स्क्वर्ट दूसरी तरफ थोड़ा अनाड़ी है, उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल काम मुश्किल हैं। तो जैसे ही हम रेमनेंट में घुसे, उसने फैसला कर लिया कि वह किसी मजबूत इंसान से चिपक जाएगा। और हाँ, वह आ रहा है। उसके चेहरे पर बेशर्म मुस्कान है, पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ। हम मुश्किल से आधा मिनट पेड़ों की तरफ दौड़ रहे होते हैं जब स्क्वर्ट अचानक हाँफता है। पंपकिन अचानक की चीख पर चौंक जाती है। मुझे भी लगता है कि कुछ गलत है और मैं घूम जाता हूँ। क्या हुआ? स्क्वर्ट अपना टैबलेट निकालता है और उस पर टैप करता है। उसका चेहरा उतर जाता है। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। मेरा एक रैंक्ड मैच था। हम विल्डरनेस मिशन पर हैं और तुम गेम्स के बारे में सोच रहे हो? पंपकिन भी मुड़ती है। एक इंसान और एक बिल्ली दोनों स्क्वर्ट को उसी चिड़चिड़ाहट भरी नजर से घूरते हैं। वह आखिरकार थोड़ा शर्मिंदा लगता है और चुपचाप टैबलेट को वापस अपने बैग में डाल लेता है। अचानक मैं सोचने लगता हूँ कि क्या यह टीममेट फायदे से ज्यादा नुकसान वाला है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ 1 साल का हूँ, मैं तुम्हें धीमा नहीं करना चाहूंगा। स्क्वर्ट घबरा जाता है। मुझे मत छोड़ो, मैं सच में मदद कर सकता हूँ। मैं मछली पकड़ने में बहुत अच्छा हूँ। मेरा बेटिंग मेथड सबसे अलग है। बेटिंग का क्या मतलब है? मैं नाजान होने का नाटक करते हुए पूछता हूँ। तुम पानी में कुछ बेट फैला देते हो और मछलियां तुम्हारे पास आ जाती हैं। मेरा बेट सबसे अच्छा काम करता है, इससे मेरा ध्यान जाता है। ठीक है, बताओ तुम्हारा बेट क्या है? स्क्वर्ट मुस्कुराता है। मैं बस पानी में पेशाब करता हूँ और मछलियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं। मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। पक्का नहीं कि यह अच्छा बदलाव है। मैं एक बार फिर धीरे से कोशिश करता हूँ। देखो, मैं सिर्फ 1 साल का हूँ। मैं तुम्हें सच में पीछे करूंगा। हम बस अच्छे मैच नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, स्क्वर्ट जल्दी से जोड़ता है। मैं अपना स्पिरिट बीस्ट हंटिंग डॉग भी लाया हूँ, वह पक्का काम आएगा। उस पर मैंने देखा कि एक छोटा गोल्डन रिट्रीवर थोड़ी दूरी से हमारे पीछे आ रहा है। जबान बाहर निकली हुई, हाँफते हुए चल रहा है। ये एक वाटर हंटिंग डॉग है, पानी में बहुत तेज। और मेरे भाई ने कहा था कि रेमनेंट एकेडमी सेटअप में खतरे का लेवल बहुत कम है। लड़ाई के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई यहाँ आया है? वह पिछले साल आया था। उसे A रैंक भी मिला था। मैं सर हिलाता हूँ, यह देखते हुए कि स्क्वर्ट के पास इस जगह के बारे में काम की जानकारी है। मैं आखिरकार उसे साथ आने की इजाजत देता हूँ। यह बात पक्की होने के बाद हम दोनों साथ में जंगल की तरफ बढ़ते हैं। हम मुश्किल से पेड़ों के अंदर घुसे होते हैं जब आगे पंपकिन एक तेज चीख मारती है। एक चेतावनी। एक छोटा जंगली सुअर, बैंगनी ग्रे रंग का, झाड़ियों से बाहर निकलता है, नजर देखता है और भाग जाता है। स्क्वर्ट तुरंत चिल्लाता है, वह सुअर खतरनाक है, हमें उसे पकड़ना होगा। स्क्वर्ट और गोल्डन रिट्रीवर हमारे बगल को कवर करते हैं, कहीं और सुअर छुपे ना हो। फिर मैं अपनी चाकू निकालता हूँ और पंपकिन के पीछे भागता हूँ। कुछ वार और सुअर गिर जाता है। स्क्वर्ट गिरे हुए सुअर को देखता है और चैन की सांस लेता है। मेरे भाई ने मुझे इन चीजों के बारे में चेताया था। बहुत चालाक होते हैं, छुपकर हमला करना पसंद करते हैं। वह तब तक इंतजार करते हैं जब तक तुम नीचे लेटे हुए सो ना जाओ। अगर तुम्हारे पैर सोते वक्त अलग हों तो वह सीधा उनके बीच से हमला करता है। मैं मुंह बनाए बिना नहीं रह पाता। यह सुनते ही मैं खुद ब खुद तन जाता हूँ। तुम्हारी बहन, रुको, तुम्हारा भाई, वह अब ठीक है ना? हाँ ठीक है शायद। वह पहले मुझसे निशानेबाजी में मुकाबला करता था, अब नहीं करता। इन चीजों से निपटने के लिए कोई टिप्स? बस याद रखना कि सोते वक्त अपने पैर साथ रखना। स्क्वर्ट और मैं नदी के पास एक ढलान पर जगह ढूंढते हैं, पीठ एक बड़े पेड़ की तरफ करके। हम एक शेल्टर बनाना शुरू करते हैं। साथ मिलकर हम एक आम लकड़ी का ढांचा खड़ा करते हैं। ये थोड़ा हवादार है, लेकिन एक रात के लिए काफी है। मैं अपने चाकू से सुअर पर काम शुरू करता हूँ। उसकी खाल उतारता हूँ, खून निकालता हूँ और उसे काटता हूँ। मैं बर्तन लगाता हूँ, उसे उबालता हूँ और थोड़ा नमक डालता हूँ। थोड़ी देर में गोश्त का पूरा बर्तन शोरबा समेत हम दोनों के पेट में चला जाता है। गोल्डन रिट्रीवर को भी एक अच्छा टुकड़ा मिलता है। पंपकिन कुछ छोटे जीव पकड़ती है जो खेत के चूहे जैसे लगते हैं और अपना इंतजाम करती है। हम बचा हुआ गोश्त एक पेड़ पर ऊंचा बांध देते हैं ताकि वह सूख जाए। वह मुझे 2 या 3 दिन तक चलेगा, कोई शक नहीं। जैसे ही आसमान अंधेरा होता है, हम आग के पास शेल्टर के दरवाजे के पास लेट जाते हैं। हम बारी बारी से पंपकिन और गोल्डन रिट्रीवर को पहरे पर रखते हैं। स्क्वर्ट और मैं दोनों थोड़ी देर में सो जाते हैं। रात के बीच में मेरा चेहरा खुजलाने लगता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ कि पंपकिन मेरा चेहरा चाट रही है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कोई हमारा गोश्त चुरा रहा है। गोल्डन रिट्रीवर ने भी देख लिया है। वह स्क्वर्ट को जगाने के लिए दौड़ता है। मैं खामोशी का इशारा करता हूँ, मैं खामोशी का इशारा करता हूँ, मैं खामोशी का इशारा करता हूँ। धीरे से स्क्वर्ट को जगाता हूँ और उसे सब बताता हूँ। हम चारों, 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता, चुपचाप शेल्टर से बाहर निकलते हैं। हम उस पेड़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ गोश्त लटका हुआ है। मुझे बस कुछ दिखता है जो पेड़ पर चढ़ रहा है, पहले ही गोश्त के पास। स्क्वर्ट एक पत्थर पकड़ता है फेंकने के लिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं उसे रोकता हूँ। मैं अपनी फ्लैशलाइट जलाता हूँ और उसे पेड़ पर ऊपर करता हूँ। एक छोटी लड़की वहाँ ऊपर है। वह डाली से बिल्कुल चिपकी हुई है, बिना कोई आवाज किए। फ्लैशलाइट की रोशनी उस पर पड़ती है।
वह अकड़ जाती है, फिर धीरे से नीचे देखती है। वह अजीब और अदब भरी मुस्कान देती है, कहती है, तुमने मुझे पकड़ लिया। शेल्टर के दरवाजे के बाहर स्क्वर्ट उस लड़की को घूरता है जिसने अभी हमारा गोश्त चुराने की कोशिश की थी। उसने पहले भागने की कोशिश की थी। स्क्वर्ट उसे पकड़ने की कोशिश में गिर गया था, लेकिन आखिर में उसे पकड़ लिया। बोलना शुरू करो, तुम हमारा गोश्त क्यों चुरा रही थी? लड़की मुस्कुराती रहती है। स्क्वर्ट का गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था। वह शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेती है। उसकी सीधी बात सुनकर स्क्वर्ट उसे चुपचाप देखता रह जाता है। आग की रोशनी में मैं उसे साफ देखता हूँ और पहचान जाता हूँ, यह मौत है और वह कमजोर नहीं है। उसका हर दिन का एवरेज स्कोर हमेशा टॉप 5 में रहता है। तुम्हारी आज रात की हरकत ने हमारी नींद खराब की और हमारी फ्लैशलाइट की बैटरी भी खर्च की। मैं शांति से नुकसान बताता हूँ। मौत सर हिलाती है और अपने दोनों हाथ आगे करती है, हथेलियां ऊपर। वह अपनी आंखें बंद करती है, कहती है, मारो मुझे। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? स्क्वर्ट थक कर कहता है, जब तुम चोरी करते हो और पकड़े जाते हो तो मार पड़ती है। क्या सबको ये नहीं पता? हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम पर हमारे नुकसान का कर्ज है। अगर तुम्हें कोई कीमती चीज मिली है तो वह चलेगी, अगर नहीं तो वह घास का बना हुआ जो तुमने पहना है वह दे दो। मौत अपनी घास की बुनी हुई चीज को थोड़ा और कसकर पकड़ लेती है, लेकिन उसके पास सच में कोई कीमती चीज नहीं है। क्या जानकारी पेमेंट में चलेगी? मैं सर हिलाता हूँ। सुनो, मौत अपना दिन बताना शुरू करती है। जब सब अलग हो गए थे, वह अकेली घने जंगल में चली गई और अंदर जाने के बाद उसे घने जंगल में एक गुफा मिली। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, उस पर रेजर क्लॉज के झुंड ने हमला कर दिया। उनके दांत और पंजे बहुत तेज थे, वह बहुत जोर से मारते हैं। उसका सारा सामान खो गया और वह घाटी से भाग गई। जगह से अनजान होने की वजह से वह लगभग पकड़ी गई थी। मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा आदमी, लगभग 2 मीटर लंबा, घाटी की गहराइयों में थोड़ी देर के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। उसके साथ एक गहरी गरजने वाली आवाज भी आई। रेजर क्लॉज ने वह आवाज सुनी और उसका पीछा करना छोड़ दिया। दुम दबाकर भाग गए। घाटी से बाहर निकलने के बाद उसके पास शिकार करने की कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसने पेड़ पर लटका हुआ सुअर का गोश्त देखा तो उसने रात होने का इंतजार किया और अपना काम किया। मौत की बात सुनने के बाद और स्क्वर्ट ने जो खतरे के लेवल के बारे में बताया था, उसे मिलाकर मुझे लगता है कि थोड़ा और उसके बारे में बताना अच्छा होगा। वह 2 मीटर लंबा आदमी शायद कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे ही मैं सोच रहा था कि मौत की कहानी कैसे चेक करूं, स्क्वर्ट बिल्कुल सीधे मुंह से कहता है, मुझे पता है कि वह झूठ बोल रही है या नहीं। वह मौत के पास जाता है। पूरी कहानी फिर से सुनाओ, लेकिन उल्टा। जब तुमने गोश्त चुराया वहां से शुरू करो और शुरुआत तक जाओ। मौत हैरान दिखती है, लेकिन बात मानती है। सब कुछ उल्टे ऑर्डर में बताती है। जब वह खत्म करती है, स्क्वर्ट मुझे एक तरफ खींचता है और धीरे से कहता है, वह सच बोल रही है। लोग सिर्फ उसी ऑर्डर में झूठ बोल सकते हैं जिस ऑर्डर में चीजें हुई हैं। उल्टा जाने पर झूठा हमेशा पकड़ा जाता है। ये तुमने कहाँ से सीखा? मेरे पापा ने सिखाया था। एक बार वह काम से वापस आए और मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरा टाइम पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने मुझे सब कुछ उल्टा बताने को कहा। मैं आगे झुकता हूँ। और फिर क्या हुआ? स्क्वर्ट की मुस्कान रुक जाती है। फिर उन्होंने मुझे मारा। मौत के पास वापस जाते हैं। तुम जा सकती हो। वह सर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखें बर्तन में रखी दर्जनों बेरीज से नहीं हट रही हैं और उसके पेट से एक लंबी धीमी आवाज आती है। मौत ने आज जो कुछ भी झेला, उस सब को याद करते हुए उसकी लड़ने की ताकत स्क्वर्ट से साफ तौर पर ज्यादा है और दोनों को उस गुफा को मिलकर खोजने से फायदा हो सकता है। यह सोचकर मैं मुट्ठी भर बेरीज लेता हूँ और उसके हाथ में देता हूँ। तुमने जो जानकारी दी वह कीमती थी, यह तुम्हारी है। मौत की आंखें चमक उठती हैं। वह उन्हें सेकंड्स में खा जाती है। 2 निवाले और वह खत्म। साफ है कि उससे उसका पेट बिल्कुल नहीं भरा। मैं सही मौका देखता हूँ। क्या साथ काम करना चाहती हो? हम उस गुफा को एक टीम की तरह खोजेंगे। बची हुई बेरीज का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और एक टुकड़ा गोश्त भी। मेरी पेशकश सुनने के बाद मौत हिचकिचाती है। वह बर्तन में रखी बेरीज पर चोरी छिपे नजर डालती है, लालच को रोकती है और धीरे से कहती है, शुक्रिया। फिर वह पल भर में गायब हो जाती है। जंगल की गहराइयों में दौड़ती हुई चली जाती है। अगली सुबह जल्दी स्क्वर्ट और मैंने बात की और जल्दी से जल्दी गुफा की तरफ जाने का फैसला किया। हम जल्दी से सामान पैक करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता। 3 घंटे पैदल चलने के बाद हम आखिरकार पहुंच जाते हैं। यह वह जगह है जहां मौत ने अपना आधा दिन इस मुश्किल जगह में गुजारा था। स्क्वर्ट कांटों से भरे रास्ते को देखकर धीमी से सीटी बजाता है, फिर गंभीर हो जाता है। ध्यान से, अगर सिस्टम ने हमें खतरे में बताया और एकेडमी ने हमें बाहर निकाल दिया तो मिशन खत्म हो जाएगा। यह चेतावनी ध्यान में रखते हुए मैं पंपकिन के साथ पहाड़ में आगे बढ़ता हूँ। बस कुछ कदम अंदर आगे एक काला साया दिखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मौत ने रेजर क्लॉ के बारे में बताया था। इस जगह का सबसे खतरनाक शिकार करने वाला जानवर। रेजर क्लॉ मुझ पर नजर जमाता है। उसकी नजर जानलेवा हो जाती है और वह एक धीमी गरज निकालता है जो सिर्फ एक जंगली जानवर ही निकाल सकता है। मैं स्क्वर्ट को पीछे रहने का इशारा करता हूँ और अपनी चाकू लेकर हमला करता हूँ। रेजर क्लॉ ने साफ तौर पर इतने छोटे से किसी को पहले हमला करते हुए नहीं सोचा था। वह गरजता है और अपने दांत दिखाकर हमला करता है। सच कहूँ तो एक जंगली जानवर से लड़ना रिंग में लड़ने से बिल्कुल अलग होता है।
मानसिक दबाव एक अलग ही लेवल पर होता है। मैं खुद को संभालता हूँ और पंपकिन के साथ मिलकर काम करता हूँ। रेजर क्लॉ के चारों तरफ घूमता हूँ और उसकी ताकत को समझता हूँ। पंपकिन उछलता है और तेजी से घूमता है। रेजर क्लॉ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। 2 मिनट बाद मुझे आखिरकार अपना मौका मिल जाता है। मैं पल भर में बीस्ट मोड एक्टिवेट करता हूँ, फासला कम करता हूँ और अपनी चाकू रेजर क्लॉ के पेट में जोर से घुसा देता हूँ। एक तेज सिसकारी निकलती है। जैसे ही ब्लेड उसकी रक्षा को तोड़ती है, एक्सप्लॉइट स्ट्राइक का डैमेज बोनस एक्टिवेट हो जाता है। रेजर क्लॉ एक चीख निकालता है और धीरे से जमीन पर गिर जाता है। पहला शिकार। सब खुश हैं। हम थोड़ी देर आराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौत के बताए हुए के हिसाब से आधे घंटे बाद हमें छिपी हुई गुफा मिलती है जो एक नीचे जगह के कोने में छिपी हुई है, लेकिन वह नजारा हमें रोक देता है। 30 से ज्यादा रेजर क्लॉज एक साथ इकट्ठे हैं, सब एक ही जगह पर चीख रहे हैं। यह देखकर स्क्वाड के घुटने कांप जाते हैं। चलो पीछे हट जाते हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम खत्म। मैं सर हिलाता हूँ और धीरे से पीछे हटना शुरू करता हूँ। तभी गुफा के अंदर से नीली रोशनी चमकती है। उसके बाद एक भारी ताल में चलने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर चल रहा हो। रेजर क्लॉज एक साथ पीछे हट जाते हैं। मैं चुप हो जाता हूँ और घूरता हूँ। मैं आखिरकार उस बड़े आदमी को साफ देख पाता हूँ जिसका मौत ने जिक्र किया था। एक जंग लगा हुआ मेटल का रोबोट अपनी मैकेनिकल बाहें घुमाता है। रेजर क्लॉज को पीछे धकेल रहा है जो गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त वह ऐसी आवाजें निकालता है जो मैं समझ नहीं पाता। हम ट्रांसलेटर चलाते हैं। वही लाइन बार बार दोहराई जाती है, सीरी गार्डियन आपकी सेवा में। कई बार हमला करने में नाकाम होने के बाद रेजर क्लॉज समझ जाते हैं कि वह अंदर नहीं घुस सकते और धीरे से पीछे हट जाते हैं। गार्डियन बॉट पीछा नहीं करता। भारी कदमों की आवाज फिर आती है और बॉट गुफा की गहराइयों में वापस गायब हो जाता है। क्या प्लान है? स्क्वाड पूछता है जब हम सुरक्षित जगह पर वापस आ जाते हैं। हम अंदर जाएंगे, कोई शक्कर नहीं, लेकिन हम समझदारी से करेंगे। हम खोजने वाले हैं, सुसाइड स्क्वाड नहीं, क्योंकि इतने सारे रेजर क्लॉज हैं कि उनसे सीधे लड़ना मुश्किल है। हम जाल लगाने और उन्हें एक एक करके खत्म करने का फैसला करते हैं। लगता है हमें कुछ और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो स्क्वाड और मैं घाटी के बाहर काम करते हैं, जाल बनाने का सामान इकट्ठा करते हैं और साथ ही मदद करने वाले लोगों को भी देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पास में लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं अपनी नाक की गंदगी को मछली और खरगोश पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं गाना, डांस और रैप कर सकता हूँ। मैंने आवाजें तुरंत पहचान ली और हंसने लगा। लगता है हमारी मदद आ गई। जो प्लान हमने बनाया था उस पर चलते हुए सब कुछ ठीक चलता है। हमने 5 या 6 दिन घाटी में 40 से ज्यादा रेजर क्लॉज को खत्म करने में लगाए। अब बस कुछ ही बचे हैं। तब उन्हें आखिरकार खतरा महसूस होता है और वह सब घाटी से तेजी से बाहर निकलते हैं। गुफा के रास्ते को रोकने वाले रेजर क्लॉज का काम खत्म होने के बाद हम चारों धीरे से गुफा के पास जाते हैं। तब फिर से भारी कदमों की आवाज आती है। जंग लगा हुआ गार्डियन बॉट एक बार फिर बाहर आता है और फिर से उसी गर्म आवाज में, सीरी गार्डियन आपकी सेवा में। ऐसी चीज के खिलाफ जो अकेले रेजर क्लॉज के पूरे झुंड को रोक सकती है, हम जल्दी नहीं करते। मैं बॉट को ध्यान से देखता हूँ और प्रोफेसर जो की कही हुई एक बात याद आती है, जब तुम किसी नई सभ्यता से मिलो तो जल्दी से दुश्मनी मत दिखाओ, पहले बातचीत करो। बॉट अभी भी अपनी वही लाइन दोहरा रहा है, तो मैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता हूँ, बॉट के बोलने के तरीके की नकल करता हूँ और जवाब देता हूँ, गेते मुझे सेवा चाहिए। बॉट रुक जाता है, उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है। बच्चा मिला। फिर उसकी मैकेनिकल बाहें हिलने लगती हैं। पल भर में बाहें ऊपर उठती हैं जैसे हमें भगाने के लिए। फिर वह आगे बढ़ता है जैसे बॉट मुझे उठाने वाला हो। कुछ मिनट तक इस आगे पीछे के बाद एक छोटी सी बिजली की आवाज आती है और बॉट की आंखों में नीली रोशनी बुझ जाती है। वह बिल्कुल अकड़ा हुआ अपनी जगह पर जम जाता है। तो यहाँ सबकर ये है, कभी हिचकिचाओ मत, कभी रुको मत, वरना तुम सच में खुद को खत्म कर लोगे। खैर, मैं ध्यान से आगे बढ़ता हूँ। बॉट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। स्क्वाड खलुश हो जाता है और उसके बगल से अंदर घुस जाता है। हम अपनी फ्लैशलाइट्स जलाते हैं। गुफा सीधी है, कोई शाखाएं नहीं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखती है। 2 बड़े खुले मेटल के दरवाजों के आगे एक छोटा सा अलग थलग रहने का बेस है। सबसे आखिरी में 2 शरीर, एक आदमी और एक औरत, एक दूसरे से टिके हुए हैं। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, वह इंसान जैसे हैं। मैं हमेशा सोचता था कि एलियन सभ्यताएं अजीब और एलियन दिखेंगी, लेकिन एक डिवाइस से जो कैमरा जैसा दिखता है, हमें पता चला कि वह 2 अवेकेंट थे जिनमें उड़ने की शक्ति थी। इस दुनिया की खूबसूरती से खिंचकर उन्होंने यहाँ रहने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के आसमान में अनगिनत छोटे काले बादल दिखे। बादलों ने तबाह करने वाली एनर्जी की किरणें छोड़ी, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। आदमी और औरत मदद करने के लिए बाहर दौड़े, लेकिन अवेकेंट होने के बावजूद भी वह काले बादलों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। बुरी तरह घायल होकर उनके पास बेस में वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक अवेकेंट को ठीक करने वाली कोई दवा नहीं थी और सिर्फ एक गार्डियन बॉट था जो मामूली सुरक्षा और देखभाल करता था। उन्होंने शांति से अपनी मौत को गले लगाया। जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है, सब लोग साफ तौर पर घबरा जाते हैं। फिर अचानक दरवाजे पर एक आदमी दिखता है। बधाई हो, सिर्फ 8 दिन में तुमने इस पूरी जगह की सबसे कीमती सभ्यता की चीज ढूंढ ली है। प्रोफेसर जो धीरे से अंदर आते हैं। वह अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं।
और तुमने ऐसा करने का एकेडमी का सबसे तेज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह मुझ पर नजर डालते हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बच्चे। तुमने बॉट का बच्चे की सुरक्षा वाला प्रोटोकॉल चालू कर दिया, वरना उससे आगे निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं कैमरा ऊपर करता हूँ। प्रोफेसर, वह काले बादल क्या थे? बाकी बच्चे आगे झुकते हैं, सब जानना चाहते हैं। सबकी आंखें उन पर टिक जाती हैं। हम उन्हें स्टार हंटर्स कहते हैं। वह ब्रह्मांड में घूमते हैं और सभ्यताओं का शिकार करते हैं। प्रोफेसर जो का चेहरा गंभीर हो जाता है। जब भी उन्हें कोई विकसित सभ्यता मिलती है, वह हमला करते हैं, उसके साधन लूट लेते हैं, फिर ग्रह की सतह को तबाह कर देते हैं, सभ्यता को शून्य से फिर से बनाने पर मजबूर करते हैं। फसल काटने जैसा, एक बार काटो और अगले के उगने का इंतजार करो। जवाब एक बोझ की तरह गिरता है। क्या धरती को भी स्टार हंटर्स ने निशाना बनाया है? हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना होगा। वह कमरे में सबको इशारा करते हैं। इसीलिए अकेडमी ने तुम सबको एक साथ लाया है। अगर तुम में से एक भी सभ्यता का रक्षक बन गया तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। 1 महीने बाद सब बेस कैंप पर इकट्ठे होते हैं। इस बची हुई जगह के सर्वाइवल मिशन में 5 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाता है। मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है। मेरी रैंकिंग एकेडमी के टॉप 10 में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मेरी घड़ी ने एक्सप्लोरर स्टोर खोल दिया है। हर तरह का सामान खरीदने के लिए मिल रहा है। जैसे ही मैंने अपना प्रोफाइल रजिस्टर किया, मेरे पैनल में अपने आप एक नोटिफिकेशन आ गया। 1 सेकंड भी बिना सोचे मैंने उस एक्सप्लोरर क्लास को अनलॉक करने के लिए टैप किया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कुछ दिन बाद एगहेड अलविदा कहने आता है। वह सिलेक्शन में पास हो गया है। वह अकेडमी का इतिहास में 27वां एस रैंक टैलेंट बन गया है। वह मुझे ढूंढ लेता है और मुझे एक नेम कार्ड देता है। इस बार यह एक इनविटेशन है, कोई नौकरी का ऑफर नहीं। मैंने पहले तुम्हें कम समझा था। बिना किसी अवेकनिंग ट्रेट के भी तुम एस रैंक के पूरे लायक हो। उसकी माफी सच्ची थी। जब भी तुम्हें मौका मिले तुम मेरी फैमिली की कंपनी में आ सकते हो। मैं कार्ड लेता हूँ और सर हिलाता हूँ। एगहेड के जाने के बाद मेरी रैंकिंग अपने आप 9वें पर आ जाती है। कुछ दिन बाद मौत अलविदा कहने आती है। वह मुझे शुक्रिया कहती है। उसकी रेमनेंट एक्सप्लोरेशन की शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन उसने अच्छे नंबर हासिल किए और इसका कुछ क्रेडिट मुझे भी जाता है। उसे आखिर में ए रैंक मिला। मौत के जाने के बाद मेरी रैंकिंग 6ठे पर पहुंच जाती है। अब तक 1 साल के प्रोडिजी की कहानी पूरी एकेडमी में फैल चुकी थी। खास गुप्तता के इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद से मैं लगभग पूरा अकेला ही पढ़ता और ट्रेनिंग करता हूँ। प्रोफेसर जो को देखते हुए वह हमेशा सब कुछ जानते हुए लगते हैं। एक दिन मैंने अंदाजा लगाया और पूछा, क्या आप एक अवेकेंड प्रोफेसर हैं? वह अपनी वुल्फबेरी ड्रिंक का घूंट लेते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम्हें क्या लगता है? और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अंदाजा लगाऊंगा। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। चेकमेट। वह बस मुझे देखता रह जाता है। आधे महीने बाद दुन्नो की बारी थी एकेडमी छोड़ने की। वह उदास दिख रहा था। उसे सिर्फ C+ रेटिंग मिली थी। लेकिन दुन्नो दुखी नहीं था, बल्कि वह आगे की तरफ उत्साह से देख रहा था। मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ और डांस कर सकता हूँ, और मैं बॉल भी खेल सकता हूँ। मैं एक ट्रेनी के रूप में डेब्यू कर सकता हूँ। कौन जानता है, शायद मैं बड़ा बन जाऊँ। 1 हफ्ते बाद स्क्वर्ट और बुगर को उनकी रेटिंग्स मिलती हैं। स्क्वर्ट को B+ मिलता है, बुगर को B मिलता है। दोनों जीनियस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं और पूरे फायदे के पैकेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। वह तुरंत जल्दी जाने के लिए अप्लाई करते हैं ताकि अपनी फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट कर सकें। उनके जाने से पहले हम तीनों एकेडमी की कैफेटेरिया में साथ में खाना खाते हैं। दोनों के लिए स्क्वर्ट और बुगर गंभीर चेहरों के साथ अपनी सोडा कैंस उठाते हैं, अपने बगल की खाली सीट को देखते हुए, जैसे दोनों पहले ही एक हीरो की मौत मर चुका हो। फिर बुगर मेरी तरफ मुड़ता है। तुम बोर्ड पर नंबर 1 हो, या तो S रैंक या A+ होना ही चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें SEH रैंक नहीं मिलता तो इस एकेडमी को चलाने वाले लोग पूरे बेकार हैं। सिलेक्शन पास करने के बाद से बुगर अपनी बातों में काफी हिम्मत वाला हो गया है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कुछ सालों में मैं शायद तुम्हारे पीछे चल रहा होऊंगा। वह मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और घर के एड्रेस देते हैं। कहते हैं जब भी मैं चाहूँ उनसे मिलने आ सकता हूँ। इसी बीच एकेडमी के कॉन्फ्रेंस रूम में इवैल्यूएटर्स का एक ग्रुप गर्मा गर्म बहस कर रहा है। 15 सालों में एक भी S रैंक कैंडिडेट ऐसा नहीं रहा जिसके पास अवेकनिंग ट्रेट न हो, एक कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर कहता है। मैं मानता हूँ कि काय की क्षमता खास है, लेकिन अवेकनिंग ट्रेट के बिना उसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता है। मुझे लगता है वह कुछ सालों में इलीट लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन वह वहां जिंदगी भर अटका भी रह सकता है। कुछ और कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर्स सहमत होते हुए सर हिलाते हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, तुम में से कोई क्या जानता है? इवैल्यूएटर्स घूम जाते हैं। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग अंदर आता है, हाथ में वुल्फबेरी टी का ग्लास लिए। कमरे में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर। बस। बुजुर्ग सबसे आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और अपनी नजर से पूरे कमरे को देखते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू के सालों में हम बहुत उम्मीद में थे। जब हम S रैंक टैलेंट्स को रेटिंग देते थे, उनमें से ज्यादातर ने हमें निराश किया, तो तुम सब सावधान हो गए, जिम्मेदारी से डर गए। मैं समझता हूँ, लेकिन बुजुर्ग का लहजा तेज हो जाता है। क्या यहाँ किसी को ये ख्याल आया है कि तुम में से कुछ लोग उन S रैंक स्लॉट्स को अवेकेंट फैमिलीज के लिए फेवर के तौर पर बचा रहे हो और आम परिवारों के कैंडिडेट्स पर जानबूझकर सख्ती कर रहे हो? कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर्स का चेहरा पीला पड़ जाता है।
सब जोर देते हैं कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। बुजुर्ग सर हिलाते हैं। अच्छा, तो वापस रेटिंग पर आते हैं। एस रैंक का स्टैंडर्ड सिर्फ आम अवेकेंड बनाना नहीं है। हमें सबसे बेहतरीन वेल एक्सप्लोरर्स चाहिए, सभ्यता के आखिरी रखवाले। यह क्षमता मैंने 1 साल के बच्चे में देखी है। तुम्हें लगता है उसमें नामंजूर खतरा है? मैं 10 गुना ज्यादा खतरा उठाना पसंद करूंगा इस एक मौके को छोड़ने के बजाय। एक स्टाफ मेंबर वोट शुरू करने का इशारा करता है। कैंडिडेट काई को प्रोजेक्ट एपेक्स के नियम के तहत जांचा गया है। प्रस्तावित रेटिंग एस रैंक। कौन कौन सहमत है? बुजुर्ग का हाथ सबसे पहले ऊपर जाता है। टेबल के दूसरे छोर पर बैठी डॉक्टर वेंडी भी अपना हाथ उठाती है। जब सीनियर लीडर खतरा उठाने को तैयार थे, ज्यादातर इवैल्यूएटर्स उनका पीछा करते हैं और अपने हाथ उठाते हैं। उसी पल लेटेस्ट रेटिंग का नतीजा कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलता है। एक नया मुकाम जोंगजो के प्रोजेक्ट एपेक्स के इतिहास में 28वां एस रैंक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया है। जब डॉक्टर वेंडी मुझे बताती हैं कि मुझे एस रैंक मिला है तो मैं हैरान नहीं होता, लेकिन मिया बहुत खुश है। पिछले कुछ हफ्ते में वह दूसरे पेरेंट्स से बात कर रही थी और उसने जाना कि रैंक्ड टीयर्स के बीच कितना बड़ा फर्क है। अब उसके बेटे को सबसे ऊंचा एस रैंक मिला है। उसे राष्ट्रीय खजाना कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जब मुझे एस रैंक मिल गया है और मैंने अपने बनाए हुए गोल्स पूरे कर लिए हैं, घर जाने का समय हो गया है। डॉक्टर वेंडी मेरी घड़ी पर कुछ कैरेक्टर्स भेजती हैं। जोंगजो प्रोडिजी प्रोटेक्शन एक्ट अब तुम्हारे लिए लागू हो गया है। जो मैंने अभी तुम्हारी घड़ी पर भेजा है वह तुम्हारी सेफ्टी आईडी है। अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ते हो तो वह आईडी लोकल अथॉरिटीज को दे देना और तुम्हें सबसे तेज मदद मिलेगी। और अवेकन भी तुम्हारी पूरे दिन और रात करीब से देखभाल के लिए लगाए जाएंगे। मैं बार बार सर हिलाता हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत तसल्ली देने वाला है। डॉक्टर वेंडी, वह 10 मिलियन का डेवलपमेंट ग्रांट कब मिलेगा? फिक्र मत करो, जो तुम्हारा है वह कोई नहीं ले सकता। वह मिया को एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देती है। डेवलपमेंट ग्रांट ज्यादातर रीइंबर्समेंट पर बेस्ड है। ये तुम्हारे स्टोर अकाउंट में आ जाएगा। बस खर्च करते वक्त सही रिसीप्ट्स लेना मत भूलना। ग्रांट कंफर्म हो गया है, प्रोडिजी प्रोटेक्शन एक्ट एक्टिव है और अब बस एक चीज बची है। डॉक्टर वेंडी, क्या कोई अवेकेंड मेरा मेंटर बनेगा? क्या यह डिसाइड हो गया है? मैं पूछता हूँ, अपनी उत्सुकता मुश्किल से छुपाते हुए। इस पर डॉक्टर वेंडी का चेहरा बदल जाता है। वह एक खास सीनियर लीडर के बारे में सोच रही है जिसने सही तरीके को छोड़कर पहले ही मेंटर की जगह ले ली थी। वह आरआई को मुस्कुराती है। जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, तुम्हें बता दिया जाएगा। प्रोजेक्ट एपेक्स कमिटमेंट अग्रीमेंट पर साइन करने के बाद हम एक प्राइवेट जेट में बैठकर सीधे लूटन के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट जाते हैं। फिर एक प्राइवेट कार हमें आराम से घर तक ले जाती है। हम अभी घर पहुंचे ही थे कि मार्कस अंदर आता है। उसने खास इसके लिए छुट्टी ली थी। मैं हमेशा जानता था कि मेरा बेटा यह कर दिखाएगा। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया है। वह सेलिब्रेशन के लिए स्पार्कलिंग ड्रिंक्स का पूरा केस ऑर्डर करता है। 5 बजे के आसपास वह कोको को स्कूल से लेने जाता है। थोड़ी देर में सामने का दरवाजा खुलता है। कोको स्कूल यूनिफॉर्म में मिट्टी से भरी हुई उछलती हुई आती है। छोटे भाई, क्या तुम्हें प्यास लगी है? कोको फ्रिज से स्पार्कलिंग वाटर का एक कैन निकालती है और उसे दोनों हाथों से मुझे देती है। क्या तुम्हें भूख लगी है? डिनर में कोको एक पूरी चिकन लेग उठाती है और मेरे बोल में रख देती है। क्या तुम थक गए हो? ट्रेनिंग के बाद कोको मेरे लिए एक टॉवल और एक ड्रिंक लाती है। वह मेरे कंधों को थोड़ा दबाती भी है। मैं अपनी आंखें आधे बंद करता हूँ और इसके हर पल का मजा लेता हूँ। इस घर में मेरा रुतबा सबसे ऊंचा हो गया है। हे, मेरी घड़ी कहाँ है? 1 या 2 मिनट की मसाज के बाद कोको का सब्र खत्म हो जाता है। उसका असली मकसद आखिरकार सामने आता है। इससे पहले कि वह अपने असली डरावने रूप में बदल जाए, मैं एक्सप्लोरर स्टोर ऐप खोलता हूँ और उसे शिपिंग स्टेटस दिखाता हूँ। कोको स्क्रीन को घूरती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। एक्सप्लोरर सीरीज, वह लिटिल प्रोडिजी का सबसे महंगा मॉडल है और ये लिमिटेड एडिशन है। पैकेज आने से पहले 2 दिन तक कोको की मेरे प्रति भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। मैं भी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाता हूँ। इस लड़की ने अपने माँ बाप को भी इतनी इज्जत कभी नहीं दी। जैसे ही घड़ी आती है, भाई बहन की वफादारी का कार्ड एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जब मैं अनाउंस करता हूँ कि घर के लिए फ्यूचर में जितना भी मीट खरीदा जाएगा उसका पैसा मेरे अकाउंट से मिलेगा, मैं कोको को फिर से अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। मेरी एस रैंक रेटिंग की खबर सिर्फ ऊपर के कुछ खास लोगों में ही फैली है। लूटन की सिटी गवर्नमेंट का मुख्य ऑफिशियल चुपचाप हमारे घर आता है। जब ऑफिशियल पूछता है कि हमें क्या चाहिए, मैं सीधे बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सुरक्षित रहे। ऑफिशियल बिना किसी झिझक के मान जाता है। एक प्राइवेट कार और सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है ताकि मार्कस, मिया और कोको को हर दिन स्कूल ले जाया और लाया जा सके। एक बड़ा अपार्टमेंट और एक सरकारी रेजिडेंशियल कॉम्पाउंड भी ऑफर किया जाता है, बिना किराए के और 20 साल रहने के बाद पूरी मालिकाना हक। मार्कस और मिया वहाँ हैरानी में खड़े हैं, आखिरकार समझ रहे हैं कि अब चीजें कितनी अलग हैं। शिफ्ट होने के दौरान मैं बस हर दिन बिना किसी छुट्टी के ट्रेनिंग करता हूँ, अपने मेंटोर के असाइनमेंट के फाइनल होने का इंतजार करते हुए। पूरा 1 महीना बीत जाता है जब आखिरकार ईमेल आता है। नाम लिखा है सीनियर प्रोफेसर जो। ये एकेडमी के वही पुराने प्रोफेसर हैं, तो वह सच में अवेकेंड नहीं है। मेरी घड़ी बजती है। छोटे, अब मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। हैरान हो? ये नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गोल है, 4 साल के अंदर एलीट लेवल तक पहुंचो। अगर ऐसा करते हो तो एक बड़ा इनाम इंतजार कर रहा है, और अगर तुम नहीं करते तो मैं खुद लूटन आकर तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैं थोड़ा सिकुड़ता हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे शक नहीं है कि वह सच में ऐसा करेंगे।
खुशकिस्मती से ये गोल मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्कूल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक तुम एलीट लेवल तक नहीं पहुंच जाते। ट्रेनिंग के लिए बस मेरे इंतजाम को फॉलो करना। एक मेंटर का होना सच में बोझ कम कर देता है। मैं अच्छे मूड में फोन रखता हूँ, मेंटर की खबर का इंतजार करते हुए। कोको मेरी स्पारिंग पार्टनर रही है। हर शाम हम साथ में कॉम्बैट प्रैक्टिस करते हैं। एकेडमी जाने से पहले कोको को हराने के लिए पूरी कोशिश और कुछ नए तरीके लगते थे। मुझे हर मौका ढूंढना पड़ता था ताकि साइज के फर्क को पूरा कर सकूं। वापस आने के बाद हम बराबर के थे, 50-50। कोको हैरान है, वह फिर से मुझे एलियन फ्रीक कहने लगी है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर जो फोन करते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटी और तुम्हारा कोच सब तैयार है। पूरी जगह सिर्फ मेरी है। इक्विपमेंट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी मैं ट्रेन करना चाहूँ जब भी चाहूँ। घर से आधे घंटे की दूरी पर। यह है जिंदगी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर जो ने जिस कोच का इंतजाम किया था वह आती है, एक जवान औरत जिसके ऊंचे पोनीटेल है। हेलो, मैं तुम्हारी पर्सनल कोच टीना हूँ। हाय कोच टीना। मैं बारबेल को रखता हूँ और दौड़कर पास जाता हूँ। मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद कोच टीना अपनी आंख को फड़कने से रोक नहीं पाती जब वह 100 केजी बारबेल देखती है। परिचय के बाद मैं उसके क्रेडेंशियल्स देखता हूँ। कोई ऐतराज नहीं। हम आगे के लिए ट्रेनिंग प्लान फाइनल करते हैं। मैं उसके बारे में हर चीज से संतुष्ट हूँ। फिर मैं सवाल पूछता हूँ, कोच टीना, 1 साल की तुम्हारी फीस क्या है? वह मुस्कुराती है। ज्यादा नहीं है, इसे एक एहसान समझो। मैंने तुम्हें दोस्तों और फैमिली वाला रेट दिया है, 2 मिलियन साल का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बार बार सर हिलाता हूँ। ये पहली बार है जब मैंने सच में दोस्ती की कीमत समझी है। जब मैं सब जोड़ता हूँ, ट्रेनिंग फैसिलिटी, पर्सनल कोच, मैं पहले ही $8 मिलियन के कर्ज में हूँ। बदकिस्मती से इस पर कम ब्याज है और 18 साल का होने तक इसकी चुकौती नहीं करनी है। कम से कम यह कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। इतने कर्ज के साथ मैं खुद को एक बिल्कुल न रुकने वाली ट्रेनिंग रूटीन में झोंक देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि हर पैसा वापस कमाऊंगा। कोच टीना पूरी तरह प्रोफेशनल है। जो भी मैं करना चाहता हूँ वह सिखाती है। उस पल से मेरी सभी स्किल्स के एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। समय तेजी से गुजरता है। मिरर मोड और ओवरड्राइव दोनों डबल बूस्ट के रूप में एक्टिव हैं। मैं हर दिन तेजी से तरक्की करता हूँ। जब बसंत आता है, वह मौसम जब हर साल संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं। मुझे पिछली बसंत याद है, एक गंभीर महामारी फैल गई थी। मिया घर पर फंसी हुई थी, अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रही थी। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह अवेकेंट से जुड़ा हो सकता है। तो मैं प्रोफेसर जो को मोटा मोटा बताता हूँ और पूछता हूँ कि क्या अवेकेंट से जुड़ी घटनाओं की जानकारी तक पहुँचने का कोई तरीका है। प्रोफेसर जो मुझे एक रेफरल कोड भेजते हैं, फिर मेरी घड़ी पर एक ऐप भेजते हैं। लेकिन वह एक बात साफ करते हैं, मुझे खुद जांच नहीं करनी है। मैं सिर्फ डेटाबेस आर्काइव्स देख सकता हूँ। मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ और उसे खोलता हूँ। मैं कीवर्ड्स टाइप करता हूँ, ग्रीन फ्लाई। डेटाबेस तुरंत कई केसेस दिखाता है। वह सच में अवेकेंट लेवल की शक्तियों से जुड़े हैं। जैसे ही मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, मेरा चेहरा गंभीर हो जाता है। हर एक केस में बड़े पैमाने पर मौत की महामारी शामिल है। मिडीवल यूरोप की ब्लैक डेथ से लेकर 1918 की स्पेनिश फ्लू तक, इन सभी बदनाम महामारियों में ग्रीन फ्लाई के निशान मिलते हैं। ओवरसीज में अवेकेंड ऑपरेटिव्स की लंबी जांच के बाद यह रास्ता एक पौराणिक जीव की तरफ जाता है, बेएल्ज़ेबब, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज।